नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खरा सौदा। और अब से कुछ ही देर में हम फोकस करेंगे कि आज जून सीरीज की एक्सपायरी की शुरुआत कैसे हो सकती है। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट पैनल जुड़ेगा जो कि आपको बताएगा कि मार्केट में रणनीति क्या अपनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज के घरेलू ट्रिगर्स और ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं ये समझ लेते हैं। और मुंबई स्टूडियो से अजय शर्मा और अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, माफ कीजिएगा अजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गुड मॉर्निंग, आज के लिए ट्रिगर्स कैसे लग रहे हैं आपको बाजार के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा, अभिषेक। देखिए, अगर सिर्फ ग्लोबल क्यूज की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हम ये देख रहे हैं कि एशिया और यूएस दो अलग राह पे चल रहा है। अगर आप आज एशियन मार्केट को देखें, एसजीएक्स निफ्टी के अलावा कई एशियन मार्केट आज हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जापान में इनफैक्ट पूरे एशिया में ही इकोनॉमिक डेटा बहुत सारा आ रहा है। इंडोनेशिया ने अपने रेट्स होल्ड किए, जापान का इन्फ्लेशन का डेटा धीमा होता हुआ नजर आया। तो एशिया में रिलेटिवली खुशहाली का माहौल है। लेकिन अगर आप यूएस में देखेंगे, आप यूएस में जो अभिषेक अभी पढ़ रहे थे कि एनवीडिया जो एक सेमीकंडक्टर कंपनी है उसके अच्छे नतीजों की वजह से नैस्डैक ने छलांग लगा ली, लेकिन बाकी दो जो वाइडर इंडेक्स हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा शांत थी। वो वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आ रहे हैं। और ये सिर्फ ओवरनाइट ही नहीं, 4-5 दिन का सिलसिला है, क्योंकि वहां पे डेट सीलिंग को लेके बातचीत चल रही है और वो किस तरफ घूमती है बाजार ये देखना चाहता है। लेकिन आज शाम को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आएगा। आज यूएस में पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स, जो फेड बहुत क्लोजली देखता है इन्फ्लेशन के अलावा, उसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। वो बड़ा मूव दे सकती है और एक वीकेंड भी है। तो इस समय सारा मामला यूएस में डेट सीलिंग, इन्फ्लेशन, फेड भी अब बटा हुआ सा लग रहा है कि रेट बढ़ने चाहिए या नहीं, लेकिन ये बातचीत हो रही है, इसकी तरह ज्यादा देख रहा है। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट वाइंड अप हो रहा है। एक एनवीडिया की वजह से नैस्डैक में बड़ा उछाल आया, लेकिन कुल मिला के पूरा फोकस इस समय डेट सीलिंग और इन्फ्लेशन डेटा मैक्रो की तरफ है। ठीक है, तो ग्लोबल सेटअप ये है। हालांकि अजय, अमेरिका में हम देख रहे हैं कि डाउ अलग चाल चल रहा है, नैस्डैक की चाल अलग है, और वो एक्चुअली आईटी हैवी है नैस्डैक, तो थोड़ी सी चाल अलग होनी बनती है। एग्जैक्टली। और वहां 2-3 कंपनी जैसे आपने बताया एनवीडिया वगैरह, उसमें बड़ी चाल आ गई, बट एक लार्ज पूरा मूव बाजार का ऊपर की तरफ नहीं है, वो एक इंडेक्स को खींचते हुए ले गया। वो एक्चुअली रियल इंडिकेटर आप तो डाउ देखेंगे या फिर S&P देखेंगे, उससे पता चल पाएगा, क्योंकि वो वाइडर इंडेक्स है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। ये देखिए, डाउ एक रेजिस्टेंस जोन पे है, 3-4 दिन से टहलता हुआ नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन का जोन जो चल रहा है, ये जब तक नहीं घूमेगा, जब तक बाजार को एक दिशा नहीं मिलेगी, और वो दिशा मिलेगी या तो पीसीई डेटा, क्योंकि वो फेड देखता है, या जिस तरह डेट सीलिंग घूमती है, तब तक 3-4 दिन यूएस की अहमियत, क्यूज की अहमियत थोड़ी कम है भारतीय मार्केट के लिए यहाँ से। बट हालांकि अजय बढ़नी चाहिए अब तो, क्योंकि अब तो लास्ट लेग में रिजल्ट्स हमारे चल रहे हैं, तो यहाँ से जो फोकस होगा वो डोमेस्टिक जो क्यूज होंगे रिजल्ट्स के अलावा, या फिर यूएस के जो क्यूज होंगे उस पर बाजार चलेगा। यहाँ से एक बार जरा नजर डालते हैं कि बाजार पे आज 4 बड़े संकेत कौन से हैं, सबसे बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं। तो हमने देखा कि डाउ 5वें दिन फिसला है, और एसजीएक्स की बात करें तो 50 अंक नीचे वहां पर कारोबार हो रहा है। 18,420 का स्तर आपको भी दिखेगा इसमें। पेज इंडस्ट्रीज, वहां पर एक चिंता की बात यह है कि हमने देखा कि प्रॉफिट पर अच्छी मार है, वॉल्यूम डी ग्रोथ हुई है, और जी एंटरटेनमेंट के कमजोर नतीजे हैं। ये मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी, तो इसको आप आज फोकस में जरूर रखिएगा। इसके अलावा आज निफ्टी की 4 कंपनियों के नतीजे हैं। अब एमएनएम, सन फार्मा, ग्रासिम पर हमारा खास फोकस होगा। वायदा बाजार की 5 कंपनियों के नतीजे हैं, तो आज भी रिजल्ट हेवी डे है, लेकिन अब ये रिजल्ट अपने सब लास्ट लेग में जा रहे हैं। लेकिन एक जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट आई है अल्ट्राटेक को लेकर, और लक्ष्य है 8,670 रुपए का। मौजूदा भाव 7,600 रुपए के आसपास है, यानी कि यहाँ से करीब 1,000 रुपए की अपसाइड देख रहे हैं आप जेफरीज अल्ट्राटेक सीमेंट में। लेकिन अजय, अगेन आपसे अगर मैं डोमेस्टिक क्यूज की बात करूं, क्योंकि हमने कल देखा था कि लास्ट आवर में जो बड़ी कमाल की शॉर्ट कवरिंग आई और बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए, तो एक अच्छी क्लोजिंग हम ये कहेंगे कि मई सीरीज की जून के लिए संकेत भी अच्छे, क्योंकि रोलओवर्स को जो डेटा है ना वो भी ठीक ठाक है। ये आपने सही बात कही अभिषेक कि लास्ट आवर ट्रेड ने बुल्स को बहुत ढांढस दिया, क्योंकि ये 2 बातें पता चली। एक तो शॉर्ट से सिस्टम में जो कवर होने के लिए आए, वो अपना होल्ड नहीं कर रहे हैं शॉर्ट, यानी वो बहुत बड़ी मंदी यहां से या शॉर्ट पोजीशंस रोल भी नहीं कर रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें जो बाय ऑन डिप्स का सिलसिला है, जो हम 15 दिन का जो गार्ड एक रोलिंग चार्ट आपको दिखाते हैं, वापस लेके आएंगे जो डिम्पी भेजते हैं, डिप के ऊपर बाइंग आ रही है, चाहे वो फ्रेश बाइंग हो, चाहे वो कवरिंग और शॉर्ट पोजीशन हो। कल भी वही देखा, जो 18,300 की ऊपर क्लोजिंग हुई आपके निफ्टी की। और आपको पता है कल कि बैंक निफ्टी का लो क्या था कल?
बैंक निफ्टी अगर आप लो देखेंगे तो वो 600 के नीचे चला गया था, 43,600 के नीचे चला गया था, तो कमजोर हो गया था, वो भी रिकवर होता हुआ नजर आया। जो 700 पॉइंट हम नीचे आए हैं ऊपर से, अब फिर से थोड़ा सा वो 43,800, हाँ मतलब 43,700-800 बड़ा सपोर्ट जोन था, उसके भी नीचे गया, लेकिन दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों रिबाउंड करके वापस आ गए ऊपर। सवाल ये उठेगा इस सीरीज में, क्या हम 18,400 और 18,500 का जो एक बहुत बड़ा कंसिस्टेंट जोन बना हुआ है निफ्टी के लिए, क्या इस सीरीज में हम वो क्रॉस करेंगे? क्या हम 44,200 बैंक निफ्टी में क्रॉस करेंगे? तो इसका सारा दारोमदार जाएगा। इस महीने काफी इंपॉर्टेंट क्यूज हैं जो हम आपको लेके आएंगे। आप हम और आप जो है मुंबई में रहते हैं, और हम लोग एक तरफ का मन ये भी सोच रहा है थोड़ी गर्मी कम हो, बरसात शुरू हो, बारिश आ जाए, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये दोधारी तलवार होती है। आज कुछ इलाके मुंबई के आपको आश्चर्य होगा, यहाँ फुहारे पड़ी हैं बारिश की। देखिए जैसे बट दलाल स्ट्रीट के लिए बारिश होती है जब वो जो बीएससी के बिल्डिंग के ऊपर बारिश करती है, तो बाजार में बौछार आ जाती है, तो हर निशान से अभी तो अंडमान पे नजर हमारी है, अभी अंडमान पे। तो एक वो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके अर्निंग सीजन सब खत्म हो गए, और खुशी की बात यह है कि अर्निंग सीजन लार्जली अर्निंग सीजन अच्छे गए, ठीक ठाक ही रहे। हाँ ठीक, और जबकि उम्मीद क्या थी, आपको याद है बोफा की रिपोर्ट, वो कह रहे थे इस अर्निंग सीजन के बाद 40% निफ्टी के हम अर्निंग्स कट करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ठीक ठाक रिपोर्ट आई, ठीक ठाक नंबर्स आए, अच्छे आए इनफैक्ट। अच्छा, एक और उसमें अर्निंग सीजन में एक अच्छी चीज थी, जो एफएमसीजी जो कंजम्पशन वाला जो खेमा है, वहां पर कुछ अच्छे ग्रीन शूट्स आए। बिल्कुल, और आप उनकी कमेंट्री देखिए, ग्रामीण जो मांग है वो एक सुर में सबने कहा कि ग्रामीण मांग बेहतर हो रही है। करेक्ट। तो अगर ग्रामीण मांग बेहतर हो रही है, मॉनसून सीजन अगर ठीक ठाक हो गया, थोड़ा सा एल नीनो के कंसर्न जरूर हैं, लेकिन अगर वो ठीक ठाक हो गया तो शायद जून सीरीज भी ठीक ठाक ही रहेगी। और इसके बाद आप ये भी देखिए कि इस महीने की सीरीज में आपको एमपीसी है, आरबीआई की 2-3 दिन पहले कमेंट्री याद है, जो बाजार को थोड़ा सा सहमाया था, जिसने कि एक पॉज है, पिवट नहीं। आपके पास यूएस के फेड मीट है, तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं, और हमारा बाजार कल की जो क्लोजिंग दिखी एक्सपायरी की, उससे ये लग रहा है कि जल्दी में बहुत ज्यादा घटने के लिए तैयार नहीं है। बाइंग ऑन डिप्स, कल का भी अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे। दूसरा ये मत भूलिए कि आईटी शेयर से बड़ी मदद मिल रही है। अब 3-4 महीने के लोएस्ट लेवल पर रुपी चला गया, 104 का डॉलर इंडेक्स चला गया, वन साइड किधर 97 तक गया था, वहां से रिबाउंड आया, तो मदद मिल रही है बाजार को, और बाजार की क्लोजिंग अच्छी है। तो देखना ये होगा कि यहां से हम ये जो रेजिस्टेंस जोन जो कम से कम एक सीरीज से फेस कर रहे हैं, वो इस सीरीज में नहीं में क्रॉस होगा या नहीं। 18,400 से 18,500, अब ये फ्रेश वाला रेजिस्टेंस मान लेना चाहिए। वायदा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं उसको भी समझेंगे थोड़ी देर में। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन फटाफट आपके सामने रख देते हैं कि जून की अहम ट्रिगर क्या है। जैसे कि अजय डिस्कस कर भी रहे थे, यूएस में डेट सीलिंग को लेकर काफी गतिरोध है, और उम्मीद ये करेंगे कि शायद वो गतिरोध दूर हो जाएगी, क्योंकि वहां पर इतिहास रहा है कि जब जब ऐसे मामले हुए हैं, आखिरकार जाकर दोनों पार्टी में, रिपब्लिकन्स में, डेमोक्रेट्स में एक सहमति बन सी ही जाती है, शर्तें कुछ मान ली जाती हैं। तो एक ये तारीख है, इस पर नजर रहेगी। 4 जून को मानसून के दस्तक संभव है अंडमान में। आरबीआई एमपीसी की बैठक 6 से 8 जून को पॉलिसी आएगी, और इसके अलावा फेड पर भी नजर रहेगी, और बाकी महंगाई, रोजगार, आईआईपी ये डेटा तो आते ही आते हैं। तो जून के मोटा मोटी ट्रिगर्स ये हैं, लेकिन वायदा बाजार से संकेत क्या है? कल के जो रोलोवर्स के नंबर्स जो आए हैं, 71-72% के आसपास के निफ्टी में रोलोवर्स हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं, और ओवरऑल स्टॉक्स में रोलोवर किस तरह कर रहे हैं, लार्जली डेटा क्या कह रहे हैं, डिम्पी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी बताइए, कल की एक्सपायरी से जून की एक्सपायरी के लिए अब संकेत क्या मिल रहे हैं? इस बार की जो जून सीरीज है वो अपने आप में थोड़ी सी कमजोर फिर से सीरीज शुरू हो रही है, क्योंकि इस बार भी ओपन इंटरेस्ट करीब 12 मिलियन शेयर्स का है, और पिछली बार 14 मिलियन शेयर्स का था। यानी कि पिछली बार भी जो आपने एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी देखी है, ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से इस बार भी आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। मैं एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। इस बार का रोल ओवर कितना हुआ? इस बार का रोल ओवर हुआ 71%। एवरेज बनता है करीब करीब, अगर 3 महीने का देखा जाए तो 71-72% की है, तो एवरेज पे आके मीट हुआ है। हालांकि अगर आप 6 महीने की एवरेज देखेंगे तो उससे कमजोर है। बैंक निफ्टी का रोल ओवर इस बार करीब 78% हुआ है। और एक चीज हम आपको और बता दें, यहाँ पे हमने जो कल आपके सामने पोल रखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है, और उसके अंदर जो हमने वेटेज बताई थी कि ज्यादातर ब्रोकर्स जिसके बारे में कह रहे हैं, वहीं पे ही कल सीरीज क्लोज होती हुई दिखी है। अब आ जाते हैं रिटर्न की। जून सीरीज में टिपिकली रिटर्न कैसे मिलता है? अगर आप 2020 को छोड़ दें, जहां पे कोविड का इंपैक्ट था, 21 और 22 के अंदर अगर आप चेक कर रहे हैं जून का, तो वहां पे आपको रिटर्न दिखेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ का है। यानी कि बाजार से ठीक पहले अब आप 7% कमा चुके हैं, 4% अप्रैल का, 3% मई का। तो जून सीरीज के अंदर जब जा रहे हैं तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि इस बार की सीरीज शायद हो सकता है स्लाइटली पॉजिटिव, या फिर हो सकता है स्लाइटली नेगेटिव, यानी कि रेंज की रह सकती है। इससे बड़ा कुछ खास बड़ा मूव दिखता नहीं है। फिर हमने ये भी निकाला कि
आखिरकार इस समय की पोजीशन जब हम रोल कर रहे हैं तो प्रीमियम्स वगैरह कितने हैं। निफ्टी में इस समय प्रीमियम है करीब 110 पॉइंट का। जब मई की सीरीज शुरू हुई थी आज से 1 महीना पहले तो वहां पे प्रीमियम था करीब 80 पॉइंट का। उस समय बैंक निफ्टी में प्रीमियम नहीं था, आपको ध्यान होगा, लेकिन इस बार करीब 70 पॉइंट्स के प्रीमियम के साथ हम बैंक निफ्टी भी लेके जा रहे हैं आगे। और इंपॉर्टेंट चीज कि एफआईज की होल्डिंग इस समय कितनी है, जब नई सीरीज शुरू हो रही है तो उस समय इनकी होल्डिंग है करीब 50% से कहीं ज्यादा 57%। होल्डिंग रिटेल की है 50% और डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी इस समय कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए एफएनओ के ट्रेड्स। एक तो तरफ आज फ्राइडे है, काफी सारे नई सीरीज के आंकड़े आपको अभिषेक ने पढ़ के बताए। यहां से ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, ये बात तो तय हो गई लास्ट कुछ दिनों से कि हफ्ते की शुरुआत में 2 दिन छोड़ के अमूमन अगर आप देखें तो 100-150 पॉइंट के पुल डाउन में बाइंग आ रही है। तो यानी बाइंग ऑन डिप्स का रुझान अभी भी जारी है। हमारे साथ संतोष मीना और सुमित मूलचंदानी आज जुड़ रहे हैं सुबह बात करने के लिए यहां से ट्रेड कैसे बिठाया जाए। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। संतोष, आपसे शुरुआत करते हैं। कल भी हमने देखा अच्छी खासी बाइंग आ गई लास्ट आवर ट्रेड में। आज छोटा मोटा पुल बैक है 35-36 पॉइंट का। अगर ये पहले आधे घंटे में 70-80 पॉइंट तक चला जाता है तो कहाँ कैसे ट्रेड बिठाएंगे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट की बात करें तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बहुत अच्छी बात ये रही कि अपने 20 डे मूविंग एवरेज को इन्होंने डिफेंड किया। निफ्टी ने तो सेकंड टाइम आप प्रॉपर्ली अपने 20 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया। बैंक निफ्टी हालांकि स्लिप जरूर हुआ था, लेकिन जो रिकवरी आई है, जो कॉल राइटर ट्रैप हुआ है, वो काफी इंटरेस्टिंग था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन माना जाएगा। तो अभी वैसे आज नई सीरीज की शुरुआत हो रही है तो थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है थोड़ा सा होल्ड की सलाह रहेगी, वेट कर सकते हैं ट्रेंड डेवलप होने का। लेकिन मैं थोड़ा सा जो एग्रेसिव है तो जो डिप आ रहा मॉर्निंग का, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। जब तक 20 डे मूविंग एवरेज निफ्टी में ब्रेक नहीं होता तब तक मेरा सलाह बाय ऑन डिप का ही रहेगा। अभी जो 20 डे मूविंग एवरेज एक्चुअली अपवर्ड मूविंग है, तो अभी ये शिफ्ट होकर 18,223 पर आ गया है। तो आप 18,200 का स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। ऊपर में 18,400 से 450 वो सप्लाई जोन अभी भी बना हुआ, वहां तक का हमारा पहला टारगेट एरिया रहेगा। और जिस दिन ये 450 निकालेगा हमको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी 18,640 की ओर। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वो अनफिनिश बिजनेस है, अपने ऑल टाइम हाई को छूने का 10 बेसिस से जो बचा हुआ है। तो शायद जिस हिसाब से कल उसने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है तो फिर से एक अटेम्प्ट कर सकता है 44,152 के हाई लगाने की। सो अभी वहां पर भी बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 43,350 के आसपास का होना चाहिए। सो बायोडिप की सलाह है, लेकिन जो थोड़ा कंजर्वेटिवली प्ले करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आज फ्रेश एक्सपायरी शुरुआत हो रही है। आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात की कि एशियन मार्केट्स में तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, स्पेशली जापान के मार्केट काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और यूएस मार्केट में नर्वसनेस है। बट मैं डाउ का चार्ट देख रहा था, कल डाउ ने बहुत अच्छा सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, 33,600 के सपोर्ट से इसने लिया है। तो मुझे लग रहा है शायद आज ओवर द नाइट यूएस मार्केट में भी एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो हमारा मार्केट उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो शायद हमारे मार्केट में भी आज रिकवरी देखने को मिल सकती है। पर संतोष का ये व्यू, लेकिन संतोष पहले एक काम कीजिए, आप अपनी कॉल्स भी जरा शेयर कर दीजिए, कहाँ पर आपको कन्विक्शन है, आज क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद हम सुमित के पास जाएंगे। यस, मेरे 2 स्टॉक्स है, दोनों ही बाइंग साइड के। हम देख रहे हैं टायर स्टॉक्स में एक बड़ी तेजी बनी हुई है, C8 में एक अच्छा मोमेंट आ चुका है, बालकृष्ण इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ओवर द नाइट क्रूड ऑयल में भी फॉल आया तो उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा। मेरी नज़र है दिग्गज MRF पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ अब 1 लाख का टारगेट अचीव होने वाला है। इस स्टॉक में हमने लास्ट वीक एक अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, करेक्ट हुआ, लेकिन करेक्शन के बाद इसने एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और जो पुराना ब्रेकआउट लेवल था 95,000 के आसपास का, वहीं सपोर्ट लिया और अब फिर से मोमेंटम दिखा रहा है। और संभावना ये है कि शायद ये आने वाले इसी वीक में शायद हमको 1 लाख का टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। तो मेरी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर आपका 95,250 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1 लाख का। सेकंड स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। इस स्टॉक की बात करें तो काफी मोमेंटम में इसमें मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है। आप मंथली चार्ट पर देखोगे तो जो ब्रेकआउट आया है ना, आई थिंक डिकेड का हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आया है। तो एज ए ट्रेडिंग बेट तो है ही सही, बट मुझे लगता है इसको आप इन्वेस्टमेंट बेट के रूप में भी रखोगे इस साल के लिए तो शायद आपको 50-60% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो एज ए ट्रेडिंग बेट मेरी इमीडिएट टारगेट रहेगा 116 का और 107 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये बताइए कहाँ से आप निकाल के लाते हैं इतने प्यारे प्यारे ट्रेड? 3,000 रुपए कमाने के लिए 1 लाख रुपए फंसवा देंगे आप। कितने दिन का ट्रेड है ये, जरा बताइए तो। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही शायद अचीव होते हुए नजर आएगा। 2 दिन का तो ब्याज लग जाएगा मुझे 3,000 रुपए। कमाल करते हैं आप भी संतोष, इसको रिप्लेस कर दीजिए ना। जेके टायर सीट भी है, अब जेके टायर भी है,
कुछ रिप्लेस कर सकते हैं इसको? मेरा बालकृष्ण इंडस्ट्री है, मेरा पिक ऑफ द सीरीज बालकृष्ण इंडस्ट्री रहेगा। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर एक क्लासिकल सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो आप बालकृष्ण इंडस्ट्री पे फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर 2700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 2350 का। ठीक है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। EIL भी अच्छा लग रहा है। MRF अगर आपके पास है तो ऑफ कोर्स उसको होल्ड करके ही रखिए, और उसकी जगह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आप नजर रख सकते हैं। सुमित, आपके पास भी आना चाहेंगे। आज समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आज का ट्रेड सेटअप कैसे देख रहे हैं वो भी बताइए, और अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी शेयर कीजिए। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि संतोष ने भी वही बात की कि बाय ऑन डिप्स स्टिल वी आर वेटिंग। 18,200 लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था कि अगर आ रहा है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, और वहीं से ही कल एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। तो मुझे लग रहा है इस बार अगर मार्केट कहीं ना कहीं 18,400 से जो 450 का रेजिस्टेंस बना हुआ है वो क्रॉस हुआ, तो हमारा भी नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो है करीबन 18,700। तो बिल्कुल आप वेट कीजिए। काफी सारे स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाया है, तो व्यू बिल्कुल बुलिश है। डाउन साइड में इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर 18,200 ब्रेक हो रहा है और सस्टेन कर रहा है तो 18,000 मैक्स टू मैक्स। लेकिन ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही आप यूज कीजिए। सिर्फ इंट्राडे प्लेयर्स को मैं सजेशन दूंगा कि एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखिए। ओवरनाइट में आज की तारीख में भी एक बाइंग रैली बन सकती है, और मुझे लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम और बन सकता है। तो नजरिया वही रहेगा। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी परसों के सेशन में हमने 2 लेवल डिस्कस की थी, दैट वाज 43,700 एंड 43,400। दीज आर द स्पॉट लेवल्स। तो स्पॉट लेवल में कल का जो लो है दैट इज 43,400, और स्टॉक ने वहीं से ही बाउंस दिया है। कल जब एंडिंग सेशन था 43,700 अगेंस्ट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी रेंज को शिफ्ट करूंगा। 43,800 मेरे लिए आज एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपने न्यू हाई की तरफ जाएगा, जो रहेगा 44,200। तो 44,200 के अबो जब तक डेली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आता, बिल्कुल आप वहां पे बुलिश रहिए, लेकिन वेट कीजिए फ्रेश लॉन्ग का ओनली आफ्टर इट गिव्स अ क्लोजिंग ऑन द डेली बेसिस। देखिए, कल बैंक्स में एक बात थी कि छोटे बैंक्स IDFC फर्स्ट बैंक, IDBI, बंधन बैंक काफी अच्छी रैली बनाया था। आप बंधन बैंक देखिए काफी टाइम के बाद अपना एक चैनल ब्रेकआउट करने पे है। कल का क्लोजिंग है 265, 270 के ऊपर और ब्रेकआउट आएगा। IDFC न्यू हाई की तरफ जा रहा है, और भी तो बैंक्स पे नजरिया ज्यादा पॉजिटिव रहेगा मेरा। तो ओवरऑल बैंक्स अच्छे लग रहे हैं इस वक्त सुमित को। तो सुमित, अब फिर आपकी ट्रेडिंग की रणनीति भी क्या बैंकिंग स्टॉक्स पर होगी, या फिर कुछ और शेयर्स कंपनी आपको पसंद आ रही है? नहीं, मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अदर सेक्टर्स में दिख रही है। पहले मेरा एक छोटा सा स्विंग ट्रेड रहेगा जो अराउंड 10 to 15 डेज के लिए मैं एप्लीकेबल रखूंगा, दैट इज अबाउट इंडिया। देखिए, अबाउट इंडिया काफी अच्छे एक चैनल में चल रहा है, तो अभी भी लोअर चैनल को सपोर्ट काफी अच्छा बाउंस दिया है। तो कल के सेशन में भी क्लोजिंग जो है नियर टू द क्लोज आया हुआ है, तो हाई ऑफ द डे। यहाँ पे मुझे और भी लग रहा है कि अपसाइड का मोमेंटम बनेगा और स्टॉक अपना न्यू हाई को टच करेगा। करंट मार्केट प्राइस है 21,400 के करीबन। स्टॉप लॉस रखिए 20,400, और अपसाइड में टारगेट रहेगा 23,800, 24,700। दूसरा स्टॉक रहेगा डिलीवरी बेस के लिए। यहाँ पे नजरिया आप रखिए 3 से 6 महीने का, सैफायर फूड। देखिए, काफी एक अच्छा बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा था फरवरी से लेके मई मंथ तक। तो मई मंथ में ब्रेकआउट आया था और कल के सेशन में फॉलोअप आया था। तो मुझे लग रहा है कि ये फॉलोअप सस्टेनेबल हुआ है, प्राइस सस्टेन हुआ है। करंट मार्केट प्राइस है 1350 का। अपसाइड में मोमेंटम बनेगा 1630 और 1775 तक का। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1195 का। सफायर फूड्स कल हमने देखा था अभी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स वाली जो कंपनी है QSR स्पेस की, वहाँ पर चौतरफी बाइंग थी, और वो ज़्यादा नहीं थी, बट सारे शेयर हरे निशान में कल ज़रूर जाकर क्लोज हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आज आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है और कौन से स्टॉक से। इसके पहले ये जान लेते हैं कि आज के त्रिमूर्ति शेयर कौन से हैं, कहाँ पर आपका खास फोकस होना चाहिए। शरद हमारे साथ हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला है पेज इंडस्ट्रीज़, और उनके Q4 नंबर्स जो हैं बहुत वीक आए हैं। और वॉल्यूम डी ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है लगभग 14% का गिरावट आया है, और 19% जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे आया है। अप्रैल और मई में जो है डिमांड में बड़ी इंपैक्ट पड़ी है, और जो इन्वेंट्री है वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रही है, 120 दिन का, और उसका जो एवरेज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 90 डेज़ का है।
और कंपनी ने कहा है कि अगले 2 क्वार्टर तक जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपग्रेड होगी और उसमें जो है टाइम लगने वाला है। इसके अलावा जो मार्जिन गाइडेंस भी दिया है उन्होंने दिया लगभग 18 से लेकर 20% का, और हिस्टोरिकली जो है कंपनी ने मार्जिन गाइडेंस 20 से 22% का रखा है, माने एक टाइप से डाउनग्रेड हो आया है मार्जिन गाइडेंस में, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, और यहाँ रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी जो है एडवांस स्टॉक्स में जहाँ पे वो 10 से लेके 15% स्टेक जो है एक ऑस्ट्रेलिया की बैटरी मटेरियल कंपनी को जो है एक्विजिशन कर सकती है और आगे भी जो है एक्विजिशन अपने लेवल्स बढ़ा सकती है। अब ये डील के कारण क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी आएगी उस पर उनको जो है एनहांस कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस को, उस रेंज को, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। डील स्पेसिफिक बात करें तो फॉर्मल अनाउंसमेंट थोड़े दिन में आ सकती है और लगभग 55 to 82 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा और जो वैल्यूएशन होगी कंपनी की वो ऑलमोस्ट 537 to 645 करोड़ रुपीस का रहने वाला, और कंपनी का ऑलरेडी कैश बैलेंस हैवी है लगभग 623 करोड़ रुपए का। उसके अलावा डील स्पेसिफिक मूवमेंट कहाँ हो रही है उस पर फोकस करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है बाटा, जहाँ पे LIC ने 2% से ज़्यादा का स्टेक बढ़ाया है, अब उनका शेयर होल्डिंग हो जाता है 6.5%। और दूसरी तरफ टाटा पावर है, वहाँ पर भी 2% स्टेक जो LIC ने बढ़ाया है और अब करंट शेयर होल्डिंग हो जाता है ऑलमोस्ट 7.9%। हाल ही में लिस्टेड कंपनी डिवकी ट्रॉक ट्रांसफ़र भी जो है फोकस में रहने वाली है, जहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 1.6 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इन सारे स्टॉक्स के बारे में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालमिया भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज, बढ़िया एक्सपायरी हो गई फाइनली। अभिषेक जी, सो गुड टू सी यू सुबह सुबह। थैंक यू सर। डिफरेंट लगते हैं सुबह आप। सुबह थोड़े फ्रेश होते हैं सर। जैसे दिन ढलते हैं फिर वो मार्केट इतना काम के बोझ के मार्केट हम भी चलते हैं, काम के बोझ के तले मार्केट इतना फ्रेश मुरझा जाते हैं। मार्केट इतना फ्रेश नहीं लग रहा है। अच्छा, अलग बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, थोड़ी डिफरेंट है स्टांस में बदलाव। देखिए, फ्रेश और फ्रेश का मतलब ये होता है कि आप भैया मंडे मॉर्निंग आप आते हैं, आप ऑफिस आ जाते हैं, आप फ्रेश नहीं होते बिकॉज मंडे ब्लू होता है, मगर काम तो करते हैं ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरने वाला है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो विगर था एक प्रकार का, हम देख रहे थे कि भाई आज लो कल बेचो, कल लो परसों बेचो, जो विगर हमने देखा है अप्रैल में कमबैक का और मई के अंदर जो हमने देखा है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का, मुझे लगता है कि जून के अंदर मार्केट इतना एक तरफा मूव नहीं देगा। देखिए मार्केट कब चलता है, ट्रिगर, इवेंट, फ्लोज। जून में अजय जी क्या ट्रिगर है बताइए? जून में 2 फेड मीट, एक फेड मीट है, हमारी RBI की मीट है, डेट सीलिंग वाला मामला चल रहा है, यही है 2-3 FMC है और बाकी हमारा। तो अब एक सारे मैटर्स को एनालाइज करते हैं। क्या डेट सीलिंग हो क्या यूएस इकोनॉमी डिफॉल्ट करेगी नहीं करेगी? उम्मीद तो कम है। उम्मीद नहीं है, एक तरह का आश्वासन है कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। वो कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर 11th hour 59 मिनट, उसी में 12 घंटे की सुई के पहले सिंड्रेला मोमेंट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके पहले डेट सीलिंग हो जाएगी। तो डेट सीलिंग हो जाती है तो ट्रिगर नहीं है। RBI दास साहब ने 2 दिन पहले बता दिया इन्फ्लेशन नीचे आएगी, हम पिवट नहीं करेंगे, हम पॉज करेंगे, तो उन्होंने खुलासा कमेंट्री का कर दिया कि क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी वो बटन दबा चुके हैं। और फेड इज द ओनली मूविंग पार्ट। तो अगर फेड की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं तो वह एक अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगर फेड रेट नहीं बढ़ाता है तो एक बड़ा पॉजिटिव है, फेड रेट बढ़ाता है तो सबको पता है अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट इस समय थोड़ा थक सा गया है। थकने का मतलब ये नहीं कि मार्केट चलना बंद कर जाएगा। पेस ऑफ द रैली आई थिंक विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट वी हैव सीन इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। मेरा तो नहीं कुछ करना क्या है फिर, क्योंकि अगर मार्केट अगर मान लीजिए स्वदेश देखिए, रोज साइडवेज रहना है, ईटीएन और स्वदेश देखिए क्या करना है, सिंपल ईटीएन और स्वदेश हम रोज बताते रहेंगे क्या करना है। तो जो रिटेलर है वो क्या करें, उनकी दुविधा बढ़ जाती है कि जब एक्शन देखिए बड़े बड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि मार्केट शायद मूव उस तरह से ना करे जो हमने अप्रैल में देखा है, मई में देखा, तो फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अभिषेक, सबसे पहले आप देखिए लिस्ट ऑफ 52 वीक स्टॉक्स में मिड कैप इंडेक्स ने कल ऑल टाइम हाई बनाया। डिम्पी जी मैं सही बोल रहा हूँ, मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया कल इंट्राडे बनाया था जी। डिम्पी जी नहीं है क्या अभी? अच्छा पूछा है तो इंट्राडे में ऑल टाइम हाई बनाया। अब लिस्ट ऑफ 52 वीक हाईज देखिए निफ्टी के अंदर, ITC, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, तीनों में कुछ कनेक्शन नहीं है, तीनों अलग अलग बिजनेसेस हैं। लिस्ट ऑफ तीनों तो मार्केट हाई बना रहा है। लिस्ट ऑफ NSE 500 के अंदर स्टॉक्स आप देखिए, NSE 500 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई बना रहे हैं? इंडियन होटल, शैले, IDFC बैंक, IDFC, NBCC। तो मार्केट के अंदर इस समय हम
एक बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक मूव देख रहे हैं, और शायद वही उसी जगह पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंडररेटेड स्टॉक्स कौन से ओवर ठीक हो रहे हैं, कहाँ पर लिक्विडिटी वापस आ रही है। मुझे क्या लगता है अजय, कैश लेवल्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अभी जाना है, और मार्केट नहीं गिरता है तो उनमें एक प्रकार की कंपल्शन आ जाएगी कि उनको अपने एनएवी ठीक करनी पड़ेगी। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, कैश लेवल ज़्यादा थे तो आप ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रिलायंस सबके पास है, रिलायंस चला नहीं है तो अंडर परफॉर्मेंस है। तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भयंकर मूवमेंट देखने को मिलेगा। मुझे और लगता है कि जो इतनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, जेफरीज की दिल्ली में हो रही है, मॉर्गन स्टैनली की हो रही है, कोटक की शायद चालू होने वाली है, तो मुझे लगता है कि इस समय मार्केट जब भी मार्केट रेंज में आ जाता है, जब मार्केट कन्विंस होता है कि नीचे का जो खाना है वह डिफाइंड है, तो हम मार्केट को सेफ जोन में समझते हैं। मार्केट सेफ जोन में है, सेफ जोन के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हमेशा चलता है। निकुंज, एक और कोरिलेशन है जो आपसे मैं समझना चाहूंगा, बिकॉज मैक्रो आप अच्छे से डिकोड करते हैं। एक तरफ डॉलर इंडेक्स 104 का है, हम देख रहे हैं रुपया वीक हो रहा है, एफआईआईज ने 21 दिन में 20 दिन बाई किया यहाँ पे, तो इसको कैसे समझें और क्या यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है? देखिए डॉलर इंडेक्स और इंडियन रुपी का कोरिलेशन 1 to 1 कभी नहीं होता है। डॉलर इंडेक्स एक प्रकार की बास्केट होती है जिसके अंदर कई करेंसीज होती हैं। उसके अंदर यूरो का जो भागीदारी है 50% है, तो डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट रहेगा हमेशा यूरो पर निर्भर ज़्यादा करता है। तो डॉलर इंडेक्स से 1-on-1 कोरिलेशन नहीं है। इस साल एक जो बड़ा कोरिलेशन ब्रेक हुआ है, सदियों पुराना ऐतिहासिक कोरिलेशन, वो है कि डॉलर इंडेक्स की वीकनेस और कमोडिटी स्ट्रेंथ। इस बार नहीं हुआ है। हम अक्सर जो पढ़ते थे पुराना डेटा, कहते हैं ना, लोक कथा है, वो लोक कथा है कि डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा, इमर्जिंग मार्केट ऊपर जाएगा और उसकी वजह से चेंजेस होंगे। ऐसा नहीं हुआ इस समय। रुपये की वीकनेस मेरे को नहीं लगता है कि कोई ट्रेंड बहुत बड़ा घबराने वाला है। मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बफर करा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में एक्टिव नहीं था। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट की वॉलेटिलिटी कंट्रोल करता है। थोड़ी फ्लोज में कमी तो आई है, भली मतलब जो बड़े एफडीआई फ्लोज हैं या फिर जो पी के फ्लोज आते थे, कौन सी अपनी बड़ी पी की 4-5 बिलियन डॉलर की डील देखिए, कुछ नहीं हो रहा है अभी, तो फ्लोज तो कम हुए हैं। मगर शक्तिकांता दास साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला दैट आर फॉरेक्स रिजर्व्स हैव रिवर्स्ड एंड दे मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खाना बढ़ रहा है, पर रुपये को लेकर के मुझे चिंता नहीं लगती है। ठीक, बिल्कुल निकुंज, सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें तो एक तरफ है एफएमसीजी जिसमें कि अब बाइंग नजर आ रही, लगातार 4 दिनों से तेजी है, और वहीं दूसरी तरफ पीएसयू बैंक जो कि काफी ज्यादा चले थे बीच में और आज की डेट में वो सबसे बड़े लेगार्ड्स हैं। ये दो सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए मेरे हिसाब से अर्बन एफएमसीजी में ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज अर्बन एफएमसीजी इस समय ऐसे फॉर एग्जांपल हम अर्बन एफएमसीजी क्या होता है, अर्बन एफएमसीजी होता है जैसे सूला एक कंपनी हो गई, मैं उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ रूरल एफएमसीजी कंपनी, इट इज़ अ अर्बन एफएमसीजी कंपनी। अर्बन एफएमसीजी कंपनीज में ध्यान रखिए, अर्बन डिस्क्रेशनरी में ध्यान रखिए। एफएमसीजी में समस्या ये है कि एफएमसीजी महंगे हैं और महंगे स्टॉक्स बियॉन्ड अ पॉइंट और महंगे नहीं हो सकते हैं। तो कंज्यूमर स्टेपल्स में केवल आईटीसी अच्छा है, ब्रिटानिया ऑलरेडी चल चुका है, एचयूएल मेरे हिसाब से भारी भरकम है, तो वहाँ मुझे ज़्यादा स्कोप नहीं लगता है। इमामी के नंबर अच्छे आए थे और इमामी की कमेंट्री अच्छी है, तो इमामी की कमेंट्री के बाद हो सकता है इमामी में कुछ नज़र देखने को मिले। मगर 2 कंपनियों जो मेरे रडार पर हैं, एक तो हीरो मोटोकॉर्प बड़ी बाइक ला रहे हैं, आयशर को चैलेंज कर रहे हैं। आयशर की जो किसके पास बड़ी बाइक है यहाँ पे 350 सीसी, आपके पास है अभिषेक जी? हाँ, आई ओन आरी ना, जो आरी को चैलेंज करने का ट्राई कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है आरी का जो प्राइस रेंज है वो 195 से करीब 270 है। हीरो मोटोकॉर्प जो नई बाइक हार्ले डेविडसन के साथ टाइप से ला रहा है, XY440 है, कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, वह शायद उससे नीचे में रहेगी। और इस मार्केट में अगर आप देखिए जो आरी का जो मार्केट है जिसे हम प्रीमियम बाइक बोलते हैं, उसके अंदर आयशर का मार्केट से 70% से ऊपर है। बजाज वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, आप देखिए ट्रायम्फ मोटरसाइकिल वहाँ कुछ कर नहीं पाई, हार्ले कुछ कर नहीं पाया। तो बजाज हीरो का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आप एक बड़ी बाइक लाते हैं तो आपको 2-3% का स्विंग आ सकता है। हीरो ऐसा स्टॉक है जिसमें लोग ना उम्मीद हो गए, ये क्या है, मतलब एक्सपोर्ट आपने एक्सपोर्ट नहीं करा, आपने नया कोई इनोवेशन नहीं करा, कैश इतना है बैलेंस शीट में, डिविडेंड और बायबैक ही करते रहते हो, तो लोग वहाँ पर थोड़े उनकी टेक्नोलॉजी प्रोवेंस को लेकर के थोड़े हताश है। अगर ये वापस लाते हैं इस बाइक को और इनकी बाइक अगर सक्सेसफुल होती है तो स्टॉक अच्छा हो सकता है।
जहां पर थोड़ा गड़बड़ है मामला, वो अंदर की बात हम बोल सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये अंदर की बात अजीब सी है। बात अंदर की बात है। अच्छा, कॉल के जो निकुंज हाइलाइट्स हैं सारे कमजोर हैं उसमें, मतलब कुछ भी उनका कहना है कि मई जून भी सिमिलर ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा ढीला ही रहेगा। मार्जिन का जो उनका बोला है कि पहले 20-22 थी, 18-20 के आसपास ही रहेगा, तो चीजें खराब ही दिख रही हैं उसमें। तो अभिषेक, ये बिजनेस 30% रिटर्न ऑन इक्विटी का बिजनेस है। इतना ज़बरदस्त कैश फ्लो पेज इंडस्ट्री जनरेट करता है कि काबिल तारीफ है। मगर मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि डिमांड के अलावा लास्ट क्वार्टर के अंदर कॉटन प्राइसेस हैड कम डाउन, फैब्रिक प्राइसेस हैड कम डाउन, तो इनको मार क्यों पड़ रही है? आर दे लूजिंग मार्केट शेयर? हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि कुछ साल पहले आदित्य बिरला मूव्ड इनटू इनरवेयर, नायका ने एक इनरवेयर की ब्रांड बनाई है। सो आर दे लूजिंग मार्केट शेयर? वो डेटा मैंने देखा नहीं है, पर वो बड़ी कंसर्न है। 7-8% डाउनग्रेड है, महंगा स्टॉक है। जो कितना पी है देखेंगे, शायद 40-45 टाइम्स पी है इसका, जहाँ तक मैं शीट लाया नहीं हूँ। 40-45 टाइम्स पी है पेज इंडस्ट्रीज का। तो इस मार्केट के अंदर एक चीज़ तो तय है अभिषेक, कि जहाँ 67 1 ईयर फॉरवर्ड फॉर अ कब, तो ये मार्केट में समस्या है। जहाँ पर भी बाबू महंगा है, ग्रोथ नहीं है, तो फिर नीचाई खुल जाती है। तो इस मार्केट के अंदर अगर आप एक्सपेंसिव स्टॉक हैं और अगर आप ग्रोथ नहीं लाते हैं तो प्रॉब्लम है। एक और कंपनी की बात करते हैं, एनवीडिया। कमाल हो गया, कितने लोगों को नाम पता है, पर $1 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। दुनिया में $1 ट्रिलियन की कंपनी, मतलब इंडिया की। और मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ हमारे व्यूवर्स को। $1 ट्रिलियन क्या होता है? इंडिया की इकॉनमी $3 ट्रिलियन है। एक तिहाई हमारी इकोनॉमी का, एक तिहाई इंडिया की इकॉनमी $3 ट्रिलियन है। राइट। और इसका नाम आज से 3-4 साल पहले मुझे पता ही नहीं था। वो तो कोविड के अंदर जब चिप की शॉर्टेज की बात चली तो मुझे समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ लोगों ने देखे होंगे वो स्टिकर्स लगे होते हैं लैपटॉप के ऊपर। हाँ, पर वो कम थे। वो कम थे। नहीं, देखिए, जो लैपटॉप के अंदर जो चिप्स आती थी 4-5 साल पहले बदली है। उसके पहले इंटेल इनको डोमिनेट करता था। इंटेल 360, इंटेल बनी, आपने देखा, और लैपटॉप जो स्टिकर जो थे वो इंटेल के आते थे। एप्पल इनके सेमीकंडक्टर यूज करता है, पर AMD एंड इंटेल, दे वर 2 कंपनीज अजय विच वर डोमिनेटिंग द एंटायर एग्जैक्टली चिप मार्केट। बिल्कुल, वो दोनों कंपनियां बैंकरप्ट हैं। AMD का अस्तित्व नहीं है। इंटेल में हमें पता है कितने चेंजेस आए। चिप और पुस्तक में हमें पढ़ रहा था क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो इसका हमारे व्यूअर्स को क्या समझना चाहिए? इससे डायरेक्ट प्ले कोई नहीं है, इंडिया में कोई चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। मगर मेरा ये मानना है, अभी चिप की आप सप्लाई चेन देखें तो वो ताइवान में है, और ताइवान से पूरे दुनिया में जाती है। जो सप्लाई चेन है वो चाइना डोमिनेट करता है। ताइवान में चिप बनती है, चाइना में असेंबलिंग होती है। अब अमेरिका में चिप बनेगी, और हम चाहते हैं अमेरिकी और चाइना का रिलेशनशिप क्या है, तो अमेरिका में जो चिप्स हैं, क्या उसकी असेंबली इंडिया में होगी? दोबारा बोलता हूँ, पॉसिबल, बिल्कुल। ताइवान में जो चिप बनती थी वह चाइना में जाकर के असेंबली होती थी, फोन बनता था, गाड़ी बनती थी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते थे। अमेरिका में जो चिप आएगी तो उम्मीद करेंगे उसका भी होगा। तो यही कारण है, कल अजय और हम जो बात कर रहे थे, शायद अजय और प्रियंका भी बात कर रहे थे कल, कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स भाग क्यों रहे हैं? बिकॉज इज द सप्लाई चेन इन द वर्ल्ड मूविंग, एंड दैट इज व्हाट मार्केट्स आर टेलिंग यू बाय गिविंग $1 ट्रिलियन मार्केट कैप टू दिस कंपनी। तो मैं हमेशा ये बड़ी चीजें देखता हूँ एक उदाहरण के लिए, कि उससे आप कहाँ क्या कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो EMS या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स हैं, 7-8 नाम जो हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए आपके हिसाब से? अजय, हर सेकंड चीज आप जो कंज्यूम करते हैं, आपकी लाइफ को टच करती है, उसमें चिप होती है। AC में चिप है, फ्रिज में चिप है, गाड़ी में चिप है, मोबाइल फोन में चिप है। मैंने गूगल का चश्मा देखा, उसमें भी चिप है। मेरे चश्मे में तो नहीं है, पर गूगल के चश्मे भी, आपके ब्रेन में एक अनूठी चिप है। हाँ, तो वो सबके ब्रेन में सुपर नेचुरल चिप है, पर ये मैन मेड चिप है। तो जो चिप कंट्रोल करेगा, चिप इज द न्यू ऑयल, मैं बोलता हूँ। क्या बात है, शानदार। लोग डेटा को ऑयल बोलते हैं, मैं चिप को नया ऑयल बोलता हूँ। बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज, जिन सारी इंसाइट्स के लिए। फ्राइडे को बहुत ही मजा आ गया, नई चीजें। बट मैं आपको एक बार पेज इंडस्ट्रीज का कमेंट्री दोबारा दिखाना चाहूंगा। वहां पे उन्होंने एक मैनेजमेंट ने एक लाइन ये भी कही है, वी कंसिडर दिस इम्पैक्ट एज टेम्परेरी इन नेचर। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो फॉल आएगा इसके ऊपर आप नजर बना के रखिए, क्योंकि उन्होंने डिमांड में कोई स्ट्रक्चरल बदलाव की बात नहीं कही है, और ये कहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वजह से इस क्वार्टर में खास तौर पे इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन ये इम्पैक्ट टेम्परेरी इन नेचर हो सकता है। देखते हैं बाजार कैसे रिएक्ट करता है इस कमेंट्री को आज गैप डाउन के बाद। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ संतोष और सुमित हैं, और त्रिमूर्ति स्टॉक्स अभी शरद बता के गए। संतोष, पेज इंडस्ट्री के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या एक ट्रेड है, कमजोरी है, अगर डिप मिलता है तो लेना चाहिए? चार्ट देख के बताइए। इस काउंटर की बात करें तो ऑलरेडी काफी हेल्दी करेक्शन दिखा चुका था, और स्टॉक 36
1000 के लेवल पे बॉटम आउट होने की कोशिश की थी, बट फिर से एक पुल बैक दिखा रहा है और नतीजे के कमजोर है, तो मुझे लगता है ये डिप शायद 39,700 या 800 40,000 के नीचे एक डिप आ सकता है। मेरी नजर रहेगी 40,000 के लेवल पर। अगर ये 40,000 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो ही कोई रिबाउंड देखने की उम्मीद रहेगी। अगर 40,000 के नीचे स्लिप होकर ट्रेड करने लगता है तो शायद स्टॉक में और कमजोरी बढ़ सकती है। तो वॉच कीजिएगा इसका बिहेवियर कैसा रहता है 40,000 के आसपास, देन उसके अकॉर्डिंगली कोई ट्रेड बनता है। ये संतोष का व्यू हो गया, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज को लेकर जो बड़े ब्रोकर्स हैं दुनिया भर के, वो क्या मान रहे हैं जरा ये समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ हैं। वामाक्षी बताइए, पेज को लेकर क्या रिपोर्ट्स आई हैं और बाकी भी किस बड़े स्टॉक को लेकर रिपोर्ट हुई तो वो भी आप शेयर कीजिए हमसे। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पेज इंडस्ट्रीज़ के साथ। हम देख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि फोर्थ क्वार्टर का परफॉर्मेंस अनुमान से कमज़ोर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू ग्रोथ हालांकि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स तक वीक रहने की उम्मीद की जा रही है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपने ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 43,068 कर दिया है। इसके अलावा कामिंस भी फोकस में रहेगा। हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है और ब्रोकरेजेस का कहना है कि डोमेस्टिक डिमांड को लेकर कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव रही है, मगर एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर थोड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइक्लिकल अपटिक पर ये अच्छा प्ले है और इनफैक्ट अभी भी ये रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है पीयर्स के मुकाबले। तो ओवरऑल कमेंट्स पर अगर हम देखें, क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की राय है, मगर दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। इसके अलावा LIC पर भी फोकस करेंगे। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इंडिविजुअल सेगमेंट में जो वीकनेस नजर आई है वो ग्रुप बिजनेस से ऑफसेट हुई है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करी है कि नॉन पार प्रोडक्ट्स रेस्ट ऑफ द सेगमेंट को आउटपेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रल की राय आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 690 कर दिया है। इसके अलावा अल्ट्राटेक भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज का मानना है कि कंपनी टारगेट कर रही है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की FY24 में। डिमांड के लिहाज से काफ़ी एक अच्छे स्पॉट में है अल्ट्राटेक सीमेंट, और इसके अलावा कंपनी मार्केट शेयर गेन्स भी कर रहा है। तो ओवरऑल जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 8,670 के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे इमामी पर। उनका जो समूह पोर्टफोलियो है, यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ को इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मार्जिन्स इंप्रूव कर रहे हैं, एड स्पेंड्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं सिक्वेंशली, और मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स भी फास्ट ग्रो हो रहे हैं। तो ओवरऑल इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते CLS ने इमामी पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 440 कर दिया है। ढेर सारे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अभिषेक जैन, अरिहंत कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च भी जुड़ेंगे। ढेर सारे ट्रेड्स बताएंगे वो हमें। रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म हो रहा है और काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे अभिषेक और हम अभी आप बात भी कर रहे थे, इस बार उम्मीद के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आए हैं। ऐसी एक मिड कैप कंपनी है प्रिंस पाइप्स, मार्जिन बढ़ा है, बाजार की नज़र है इसके ऊपर, स्पेशली PMS और छोटे फंड्स ऑलरेडी एक्टिव हो गए। अभिषेक, आपने प्रिंस पाइप के रिजल्ट देखे? मैंने प्रिंस पाइप पे तो नहीं देखे नंबर्स, बट एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सारी पाइप कंपनीज PVC पाइप कंपनीज हैं जहां पे मार्जिन्स वगैरह काफी इंप्रूवमेंट आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इन्वेंट्री चैनल रिफिलिंग भी हुई थी। बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं तो जब PVC प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं तो लोग अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा नहीं रखते, और डीलर्स ने ऐसा देखा कि जनवरी में प्राइसेस थोड़े स्टेबल हो रहे हैं। हाउएवर तो इस कारण से ये प्राइसेस में एकदम से उछाल आया और इन्वेंट्री रीफिलिंग काफी हुई है ये क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में। तो इस कारण से आप स्टॉक में नंबर सभी कंपनीज के, अपोलो पाइप, एस्ट्रल, कृति इंडस्ट्रीज का कल और नंबर आया है, तो आपको है ना मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट सभी कंपनीज में दिखेगा। ऑल्सो ये सब कंपनीज में आपको सबसे बड़ी बात यही है राइट नाउ जो टॉप लाइन ग्रोथ कर रही है। तो अपोलो पाइप्स वगैरह जो है, इसमें एस्ट्रल में हो गया, तो वहां पे टॉप लाइन ग्रोथ है। प्रिंस पाइप्स में आई वाज लुकिंग एट द नंबर्स, आई डोंट थिंक सो कि उसमें जिस्ट ये है कि प्रिंस पाइप के नंबर अच्छे हैं और ये पाइप सेक्टर में टेलविंड है। भाव भी दिखा दीजिए एक बार डायरेक्टर साहब, 3 महीने 6 महीने का 400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन पाइप कंपनी में धमाका हो रहा है। ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए मेटल्स के प्राइसेस थोड़े नीचे गए हैं ना। देखिए, एक तो प्राइसेस नीचे, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बड़ी बात ये है कि पहले ना 1-2 ही कंपनी थी, टाटा मेटालिक, महाराष्ट्र स्टीमलेस। अब लोगों के पास वैरायटी है। जो भी अच्छी रिसेंट IPOs है लास्ट 1-1.5 साल में आए हुए, अच्छी कंपनी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो जहां वो 7 बैगर 10 बैगर मेरा महाराष्ट्र स्टीमलेस हो चुका है, तो वहाँ एक बार पैसा घुमा के यहाँ आ जाऊंगा ना, तो इसलिए लोगों को रुचि आ रही है इन छोटे पाइप, रोटेशन हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स पर।
ये जी में बहुत गंदा रिजल्ट आया इस बार, जी एंटरटेनमेंट। एक तो वहाँ पे एनसीएलटी का ओवरहैंग, लोग लेते हैं, बढ़ता नहीं है, फंस जाते हैं, 180 200 तक जाता है, फिर वापस 180। इसका 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, इसमें जितने ट्रेडर फंसे हैं ये देखिए, 180 वाला फिर वापस नीचे 75। ये पैसा कमा के नहीं दे रहा है। और अब जो ये 200 करोड़ का लॉस एबिटा में आया है, और मार्जिन तो खैर 7% आया है, 25 वाला, बहुत घटिया नंबर है इस बार। तो इस बार क्या इस गिरावट में लेना चाहिए, ये इस सोच में कि बाद में कंपनी सोनी बन जाएगी, या अभी थोड़ा दूर रहे, कुछ आगे आने वाले क्वार्टर्स देख लें फिर लें? अभिषेक, आप क्या कहेंगे जी पे? मेरा व्यू ये है सर कि ये जो आज की तारीख में केबल कट जो है राइट नाउ, एक तो दो चीजें देखने का है। जी में अगर हमें देखना है तो जी में सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है आगे जाके चैलेंजेस जो इंडस्ट्री में आ रहा है राइट नाउ, अगर आप एक तो सबसे बड़ी बात है कि देयर इज अ ब्लैंक स्पॉट राइट नाउ। अभी सोनी के नंबर्स किसी को नहीं मालूम है, अगर सोनी के साथ मर्जर होगा नहीं होगा, होगा तो सोनी के नंबर्स क्या है, वहां पे क्या मार्जिन बनाता है। ऑल्सो ग्लोबली आप देखेंगे तो केबल कट जो चल रहा है राइट नाउ, उसका भी इम्पैक्ट देखेगा। अब जब अच्छी अच्छी कंपनीज लाइक सन टीवी जो एक बहुत अच्छा मार्जिन करती थी, वहां पे भी आपको मार्जिन पे डिक्लाइन दिखा है, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ नहीं है राइट नाउ। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, मैं जब लोगों ने ब्लॉक पे लास्ट टाइम जब इन्वेस्को ने अपना लास्ट लाइक बेचा था, तब भी लोगों ने बोला था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तब भी मेरा यही व्यू था कि जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक यू कैन नॉट, इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग व्हिच इज जिसमें क्लैरिटी नहीं हो। और आई मेंटेन माय व्यू कि आगे जाके भी आप वही व्यू बना के रखिए। हो सकता है कुछ बाउंस बैक, नंबर्स खराब है तो हो सकता है ये, क्योंकि बहुत सारी अगर आप देखेंगे स्टॉक में ऑलरेडी 10% के करीब का करेक्शन लास्ट 3-4 दिन में हुआ है, तो ऑब्वियसली मार्केट को भी थोड़ा इंटिमेशन था कि नंबर्स हो सकता है खराब आए। तो यही व्यू है कि अगर आप यहाँ पे भी अगर आता है तो लेट क्लैरिटी कम और उसके बाद इन्वेस्ट करें तो बेहतर रहेगा। अगर इस 150 रुपए के आसपास हो सकता है कि आप वो लेवल पे मेरे को लगता है कि कुछ बाइंग आ सकती है, बट टिल द टाइम आई वुड अवॉइड जी। ये एंटरटेनमेंट की खराब नतीजे, और कल भी हमने इसको कमज़ोर होते हुए देखा। और अगर आप ऊपरी स्तर से देखेंगे तो ऑलरेडी ये 350 से अब ये 250 रुपये का स्टॉक हो गया है। तो ये आज भी फोकस में रहने वाला है, बहुत ही खराब नतीजे इसके हैं। लेकिन हमारे एक और एक्सपर्ट आज के कुश वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। बताइए आज के लिए क्या आपके ट्रेडिंग पिक्स हैं, क्या आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? हाय अभिषेक, फर्स्ट अप इट्स सो गुड टू इंटरेक्ट विद यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्ट करके यहाँ पे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। क्विक व्यू मार्केट पे मुझे लग रहा है एक्सपायरी का हैंगओवर जो है ये उतर चुका है और कंसोलिडेशन जो है ये भी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी रिटर्न होते हुए दिख सकती है हमें इंडिसेस दोनों पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। जहां तक आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूछा, दो पिक्स हैं मेरे, दोनों ही कैश सेगमेंट से हैं इंसिडेंटली। पहला है केपीआईटी टेक। अगेन अजय वुड नो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर्स, इफ देयर इज अ फेवरेट काउंटर फ्रॉम द आईटी स्पेस। थोड़ा हटके है, अच्छा खासा जंप ऑलरेडी दिखा चुका है, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके का मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे और अपसाइड बाकी है। वॉल्यूम बैक अप मूव हमने देखा है, तो 1075 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। 995 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक स्टॉक जो थोड़ा कम डिस्कस होता है बट हमने पहले इसके बारे में चर्चा की है, वो है ईसाब इंडिया। इस स्टॉक में भी हमने पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखा था पिछले 2 से 3 सेशंस में। कल हमें वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट देखने मिला है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी जो एक अपमूव है ये कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे 3750 ये जो लेवल्स हैं इनके लिए आप बाय करें। 3600 जो है ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे। की तरफ से ये इनके 2 कड़क शेयर आपकी स्क्रीन पर, उसके भाव, इसके टारगेट और स्टॉप लॉसेस के साथ इसे 3750 का टारगेट है। और इसके अलावा केपीआईटी टेक जो कि एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने। 1075 का लक्ष्य यहाँ पर है और ये शेयर ट्रेड करा 1020 रुपये पर। लेकिन कुछ जरा आप ना बाटा पर राय दीजिए, क्योंकि बाटा हम देख रहे हैं कि ये 1400 रुपये के नीचे गया था, वहाँ से रिकवर कर करके धीरे धीरे अब 1600 रुपये के आसपास तक आ गया है। एक अच्छी चीज़ ये आई कि LIC ने इसमें करीब 2.25% के आसपास का हिस्सा लिया, उनका हिस्सा बढ़कर अब 6.5% के आसपास हो गया है। इसको अगर किनारे भी कर दें तो जरा बाटा के चार्ट्स देखिए आप, क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी और इसमें भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है? थोड़े एक मीडियम टर्म का अगर हम व्यू लें तो एक स्लंप के बाद ये स्टॉक रिवाइव कर रहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है इसका वो ये लग रहा है कि 1400 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है और एक अच्छे बेस के बाद एक इसने अपमूव शुरू किया है। एक और नियर टर्म पॉजिटिव ये है कि 1550 1545 के जो जोन्स हैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, कल उसके ऊपर सस्टेन किया है, क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम बैक मूव है। तो मेरे हिसाब से ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। मैं कहूंगा अगर आप इसे
पोजिशनल बेसिस पे लें तो ये स्टॉक आपके लिए थोड़ा ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। इन दैट केस आपके लिए जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो है 1650 का पहला टारगेट और 1680 का दूसरा टारगेट है। ये जो लेवल्स है आप इनके लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपके लिए 1515 के रहेंगे, जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज बना है। ओके, तो 1515 ये होगा स्टॉप लॉस और इसको रखकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं बाटा इंडिया में। सुमित, आप कमिंस इंडिया के चार्ट्स देखिए, यहाँ पर भी हमने नतीजे अच्छे आए, उसके बाद हमने अच्छी तेज़ी देखी कल के सेशन में भी, और पिछले 6 महीने में देखें तो करीब करीब 250 अंकों की तेज़ी कमेंट्स में हम देख चुके हैं। और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, आज कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, टारगेट बढ़ाए गए हैं कंपनी में। गोल्डमैन सैक्स की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो टारगेट, माफ़ कीजिएगा, क्रेडिट स्विस की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो टारगेट प्राइस 1875 का अब नया टारगेट दे दिया है यहाँ पर। तो क्या कैसे चार्ट्स लग रहे हैं आपको? अगर किसी को अभी करंट लेवल पर एंट्री करें तो मौके हैं इसमें? देखिए, सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है। जो परसों के सेशन में सेलिंग प्रेशर आया था वो बना था, एक डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ था। तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि पहले ये जब तक अपना 1700 का जो हाई है वो क्रॉस नहीं कर रहा तब तक मैं फ्रेश एंट्री भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगर इन केस 1540 जो लेवल है अगर वो ब्रेक हो रही है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिनके पास होल्ड है वो 1540 का स्टॉप एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करे, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी भी यहाँ पे नहीं देखूंगा ज्यादा। ओके, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। संतोष, आप एस्टर डीएम के चार्ट्स देखिए, और पहले तो दर्शकों को खबर बता दें, ईटी नाउ स्वदेश ने 20 सितंबर को जो आपको खबर बताई थी कि जीसीसी कारोबार में हिस्सा बिक्री का प्रस्ताव है, बोर्ड उस पर विचार कर रही है। अब उस पर मुहर लग चुकी है और बोर्ड बिक्री प्रस्ताव की समीक्षा करेगा, इस तरह की खबर आ रही है। और FY24 क्वार्टर 1 के आखिरी तक बोली होने की संभावना है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको पहले दे दी थी। कल 5.5% की तेजी थी इस स्टॉक में। संतोष, चार्ट्स देखकर बताइए एस्टर डीएम में अभी क्या करें? यस, एस्टर डीएम की बात करें तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है और शायद मार्केट ये एंटिसिपेट कल ही करके गया था कि ये न्यूज़ डील हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के चलते इसमें एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग में 295 के आसपास आता है तो फिर मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहिए। 295 के आसपास इसमें आकर एक प्रॉफिट बुकिंग होने का रिस्क रहेगा। सो अभी फिलहाल 278 के आसपास है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 295 के लिए टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत शानदार स्टोरी बन रही है। एस्टर डीएम काफ़ी लो वैल्यूएशन पे है कंपेयर टू बाकी जितने हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं। यहाँ ये जो स्टोरी है ये 20 अक्टूबर को शरद ने ऑलरेडी यहाँ स्वदेश पे और ईटी नाउ में ब्रेक की थी और अब मैनेजमेंट ने इसकी कंफर्मेशन दी है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और वो है एक हर्षा इंजीनियर्स। हाल ही का IPO है, स्टॉक बहुत तेजी में है, मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट देखिए आप, EPC और कंस्ट्रक्शन कंपनीज वैसे ही बहुत कम हो गई हैं देश में, हार्डली एनी लिस्टेड। उसमें से जो परफॉर्म कर रही है उनमें से हर्षा है। इसके रिजल्ट में बता रहा है कि 400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन है। अभिषेक, हर्षा इंजीनियर 450 का भाव हो गया है, क्या इस भाव पे लेना बनता है? देखिए सर, अभी इसके IPO आने के बाद ये जो स्टॉक है राइट नाउ, ये ऑलरेडी स्मार्ट नीचे लेवल से आई थिंक थोड़ा काफी रिकवरी हो चुका है इसमें। तो मेरा ये व्यू है हर्षा इंजीनियरिंग एट दिस भाव पे आई वुड अवॉइड। नीचे में ये 309 के करीब का लो मारा था और ये जो स्टॉक है अभी ये लेवल पे, अभी अगर आपको देखना है तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही देखिएगा, नहीं तो इसी सेगमेंट में जो अभी there are better opportunities are available in the segment right now. However, ये जो ODM और ये जो segment है right now, there is a lot of interest among the investors and in this particular segment at this point of time, sir. ये हो गया हर्षा इंजीनियर्स। आपका HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, कुछ लोग बहुत पुराने जो 10 साल से ऊपर हैं बाजार में वो ही शायद ये नाम जानते भी होंगे क्योंकि ये बहुत दिनों से डिस्कस ही नहीं हो रहा है। HOEC के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम के आसपास इनकी ऑयल फील्ड्स हैं। और आपको मैं बता दूं कि केन इंडिया के जो फॉर्मर MD हैं, केन इंडिया जिसको अब वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया, इसके फॉर्मर MD अब इस कंपनी के MD हैं। तो एक बहुत बड़े दिग्गज मैनेजमेंट ने एक छोटी सी कंपनी को ज्वाइन किया था 4-5 साल पहले और अब कुछ अर्निंग्स के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है कि
वहाँ पे क्या काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि HOEC के नंबर्स जो हैं 46% वाला मार्जिन 77% मार्जिन आया है, मुनाफा 40 वाला ऑलमोस्ट 110। अभिषेक, आपने देखा है क्या HOEC कुछ हो रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा, इतना बड़ा टर्न अराउंड नंबर्स में? जी, इसमें अगर आप देखेंगे सर तो सबसे बड़ा ये है कि इसमें B80 करके जो इनका एक फील्ड है उसमें से अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है जो काफी टाइम से रुका हुआ था। और इसके अलावा 2 और फील्ड्स हैं राइट नाउ, PAY1 और इनका जो एक और है। इसके अलावा कंपनी में 2 और जयपुर मुंबई के पास भी इनको 2 और ऑयल फील्ड मिले हैं, उसका भी इसका आगे जाके अगर राइट नाउ तो ऑयल प्रोडक्शन अभी स्टार्ट, गैस प्रोडक्शन दोनों चीजों में इनका काफी अच्छा है राइट नाउ। तो और इस कंपनी यहाँ से लगता है कि बिकॉज एलेंगो सर का जिस काइंड ऑफ उनका केन इंडिया का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली इन्होंने 6-7 साल लगा, 5-6 साल उनकी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि 5 साल पहले लगा था। इसके अलावा कंपनी का एक और एसेट है दिलॉक करके आसाम में, उसमें भी अच्छे एक्सपांशन की बात चल रही है। और PY1 जो है वो पुडुचेरी में है इनका, वो आगे जाके उसमें भी बोल रहे हैं कि उसको भी एक्सपांशन करेंगे। तो ये सब चीजें है ना, और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन है, तो आपको रियलाइजेशन बेटर मिलेगा। तो इसके कारण हमें लगता है कि HOEC डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया की जिस हिसाब से एनर्जी नीड्स वगैरह है, हालांकि इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, बट इसमें आगे जाके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें आप जो बोल रहे हैं मार्जिन, तो ऑब्वियसली इसमें एक बार आप केपेक्स कर लें उसके बाद आपके मार्जिन कैन बी, देयर कैन बी अ सब्सटेंशियल हाई मार्जिन, वेरी हाई ऑपरेटिंग लेवरेज इस बिजनेस में अवेलेबल है सर। एक बार चार्ट चेक भी कर लें, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब, 1 साल का चार्ट। ऑयल एक्सप्लोरेशन में ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है, अगर आप आम नज़र से देखें 75-80 का डॉलर पे क्रूड फंसा हुआ है, लेकिन जिस कंपनी में फील्ड्स नहीं थी और प्रोडक्शन ही नहीं था, उनकी प्रोडक्शन एकदम भाग जाए तो स्टॉक तो भागेगा ही। अब देखिए ये स्टॉक नीचे से 110-115 के आसपास से लास्ट 6 महीने का लिखिए डॉक्टर साहब, 6 महीने में 180 के आसपास आया है। इस भाव पे लेना चाहिए संतोष? ये अजय जी, इस साल ही बात करें तो ये ऑलरेडी 30% ऑलरेडी रैली कर चुका है। अभी टेक्निकली एक्चुअली 185 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 185 के आसपास शायद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन इन केस ही अगर 185 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है मोमेंटम आगे जारी रह सकता है और इसमें शायद 210 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये 185 से करेक्ट भी होता है तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल के आसपास 160 के आसपास फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, 160 रुपए के आसपास आपको खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में ये मौका आपके लिए बन सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए आपके लिए मौका कहां पर है, कौन से वो शेयर्स हैं जो आपको पोर्टफोलियो में जान भरने काम कर सकती है, ये जानेंगे और लेकर आएंगे मुनाफे का फंडा। HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील हमारे साथ हैं। देवर्ष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। बताइए आज आपने कौन सा शेयर या फिर कौन से शेयर चुने हैं आपने आज मुनाफे के फंडा के तौर पर? धन्यवाद। तो लंबे अवधि के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए हमने चुने हैं आज एक्सचेंजेस के शेयर्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स हमें लगता है कि पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए रखने चाहिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में हम कंस्ट्रक्टिव हैं उनके ऑप्शंस के वॉल्यूम्स के बेसिस पे। हमें लगता है कि जो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने ट्रैक्शन दिखाया है, मिनी और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए उन्होंने नए लॉन्च किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, और अभी जो बुलियन में काफी पिकअप आ रहा है, बुलियन की प्राइसेस जो बढ़ी है उसके पीछे भी काफी वॉल्यूम में बढ़ावा आ रहा है। तो हमें लगता है कि ऑप्शन के वॉल्यूम करीबन 40% तक नेक्स्ट ईयर में ग्रो हो सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमने इन पे एक रिपोर्ट इशू की है। एक टेक्नोलॉजी पूरा चेंज कर रहे हैं, उनका पूरा बैकएंड वो चेंज कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि शायद जून में ही हो जाएगा, पर कंजर्वेटिवली हम थोड़ा डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो अगर हो जाएगा, एक बार अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा उनका नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो उनको और ग्रोथ आने में बढ़ावा मिलेगा। 25 टाइम्स के अर्निंग्स पे, कोर प्रॉफिटेबिलिटी पे और नेट कैश पे उसको वैल्यू किया है, और हमारा लंबी अवधि का टारगेट 1700 है। तो यहाँ से हमें लगता है कि करीबन 25% तक का अपसाइड पॉसिबल है। ऐसा ही दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे नए MD और CEO ने ज्वाइन किया है,
और धीरे धीरे नए छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिससे वो अपने ग्रोथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 पैसा का टिक साइज उन्होंने लॉन्च किया, अभी सेंसेक्स के डेरिवेटिव्स को वो लॉन्च करना चाहते हैं। हमें पता है कि एनएससी में बहुत सारा डेरिवेटिव में काम होता है, वहां से थोड़ा मार्केट शेयर अगर सेंसेक्स और बीएसई में आए तो भी उनके वॉल्यूम्स को काफी बढ़ावा मिल सकता है। और स्ट्राइक प्राइस और इंटरवल्स उनके करेंसी में उन्होंने चेंज किए हैं। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा 11% का क्यूक्यू रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था। हमें लगता है कि 9% तक ग्रोथ आगे दिख सकता है। और जो रिवाइवल है ट्रांजैक्शन में स्टेबल रहेंगे, लिस्टिंग रेवेन्यू बढ़ेगा और आगे जाके अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी लिस्ट होता है तो वो बीएसई में ट्रेड होगा, उसका भी उनको वॉल्यूम में फायदा होगा। हमारा टीपी का टारगेट 620 है जो 20 टाइम्स कोर अर्निंग्स पे है। सीडीएसएल का स्टेक और जो उनके पास नेट कैश है उसके बेसिस पे हमने उसको वैल्यू किया है, तो यहाँ से भी 15-20% का अपसाइड पॉसिबल है। तो ये दोनों शेयर लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने चाहिए। मुझे लगता है कि एक्सचेंजेस के शेयर्स हमें यहाँ से अच्छे रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म वाले जो स्टॉक्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, जहां पर हमने 2021 में बहुत धमाकेदार रिटर्न्स जनरेट होते हुए देखे थे, वहां पर आपके लिए फिर से मौके बन सकते हैं। तो बीएसई और एमसीएक्स हालांकि जो टारगेट देवर्ष ने दिए हैं इसी स्तर से दिसंबर में ये शेयर फिसलना शुरू हुआ और अब 1350 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन आपके लिए फिर से मौके बन सकते हैं इस लक्ष्य के लिए। एक छोटा सा सवाल देवर्ष है, लोगों के मन में भी होगा शायद ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईटी वाली जो अपनी चर्चा की, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्ट महंगी पड़ रही थी इनको। दूसरा एक चैलेंज ये है कि शायद बाकी एक्सचेंजेस से थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। मान लीजिए अगर एनएससी की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़े हलचल हैं कमोडिटीज फ्यूचर्स को लेके। आपको लगता है कि कुछ चिंता की बात हो सकती है एमसीएक्स के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये जो बिजनेस है वो विनर्स टेक्स इन ऑल है। मतलब अगर एक एक्सचेंज में वॉल्यूम होने लगा तो दूसरे एक्सचेंज में वॉल्यूम होना मुश्किल हो रहा है। वही चीज हमने एनएससी के डेरिवेटिव्स में भी देखी है। बीएसई स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एनएससी के डेरिवेटिव्स में बहुत सारा वॉल्यूम हो रहा है। और जो इतने साल का उनका तजुर्बा है, जो उनके जो 300-350 मेंबर्स है, उनका जो कंफर्ट है, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसके बेसिस पे वो चेंज करेंगे। काफी सालों की उनकी डोमेन एक्सपर्टीज है, प्रोडक्ट के उनके जो मैनेजर्स हैं वो ये प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो मार्केट शेयर है वो बना रहेगा। टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज बदलाव कर रहे हैं वो। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है कि और वॉल्यूम में ग्रोथ आने में, नए नए प्रोडक्ट्स को इजीली लॉन्च करने में उनको फायदा होगा। तो एमसीएक्स में मोनोपोली जैसा बिजनेस है। इंटरनेशनल कमोडिटीज में उनकी जो पकड़ है वो चालू रहेगी, वहां पे मुझे थ्रेट नहीं लग रहा। ओके, ठीक है देवर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आज आपका दोनों स्टॉक्स हमको बताए, दोनों एक्सचेंजेस के स्टॉक्स हैं, दोनों पे ध्यान रखेंगे हम भी, और लेवल्स भी हमने अच्छे से नोट कर लिए हैं। इस बीच प्री ओपनिंग टिक्स आना शुरू हो गए हैं, ये 9-8 पे फ्रीज हो जाएंगे। अभी तक के टिक्स के अनुसार तो बिल्कुल फ्लैट ही शायद मार्केट खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव में 10-15 पॉइंट का ज़्यादा इस तरह का फ़र्क ही ना हो। ये सीरीज़ की आज शुरुआत होगी, आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है और ये सीरीज़ भी लाइट जा रही है, तो इसलिए इसकी ओपनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ ये कैसे आज ट्रेड करेगा। आगे बढ़ते, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने मार्केट पे जो व्यू पॉइंट रखा एक बार आपको वापस से सुनाते हैं, फिर शेयर की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये मानना है कि मार्केट इस समय थोड़ा थक सा गया है। थकने का मतलब ये नहीं कि मार्केट चलना बंद कर जाएगा। पेस ऑफ द रैली आई थिंक विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज व्हाट वी हैव सीन इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। तो मार्केट के अंदर इस समय हम एक बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक मूव देख रहे हैं, और शायद वही उसी जगह पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंडररेटेड स्टॉक्स कौन से ओवर ठीक हो रहे हैं, कहाँ पर लिक्विडिटी वापस आ रही है। मुझे क्या लगता है अजय, कैश लेवल्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अभी जाना है, और मार्केट नहीं गिरता है तो उनमें एक प्रकार की कंपल्शन आ जाएगी कि उनको अपने एनएवी ठीक करनी पड़ेगी। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, कैश लेवल ज़्यादा थे तो आप ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रिलायंस सबके पास है, रिलायंस चला नहीं है तो अंडर परफॉर्मेंस है। तो आप देखेंगे कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भयंकर मूवमेंट देखने को मिलेगा। मुझे और लगता है कि जो इतनी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जेफरीज की दिल्ली में हो रही है, मॉर्गन स्टैनली की हो रही है, कोटक की शायद चालू होने वाली है, तो मुझे लगता है कि इस समय मार्केट जब भी मार्केट रेंज में आ जाता है, जब मार्केट कन्विंस होता है कि नीचे का जो खाना है वह डिफाइंड है,
तो हम मार्केट को सेफ जोन में समझते हैं। मार्केट सेफ जोन में है, सेफ जोन के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हमेशा चलते हैं। देखिए मेरे हिसाब से अर्बन एफएमसीजी में ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज अर्बन एफएमसीजी इस समय ऐसे फॉर एग्जांपल हम अर्बन एफएमसीजी क्या होता है, अर्बन एफएमसीजी होता है जैसे सूला एक कंपनी हो गई, मैं उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट अ रूरल एफएमसीजी कंपनी, इट इज़ अ अर्बन एफएमसीजी कंपनी। अर्बन एफएमसीजी कंपनीज में ध्यान रखिए, अर्बन डिस्क्रिशनरी में ध्यान रखिए। एफएमसीजी में समस्या ये है कि एफएमसीजी महंगे हैं और महंगे स्टॉक्स बियॉन्ड अ पॉइंट और महंगे नहीं हो सकते हैं। तो कंज्यूमर स्टेपल्स में केवल आईटीसी अच्छा है, ब्रिटानिया ऑलरेडी चल चुका है, एचयूएल मेरे हिसाब से भारी भरकम है, तो वहाँ मुझे ज़्यादा स्कोप नहीं लगता है। इमामी के नंबर अच्छे आए थे और इमामी की कमेंट्री अच्छी है, तो इमामी की कमेंट्री के बाद हो सकता है इमामी में कुछ नज़र देखने को मिले। मगर दो कंपनियों जो मेरे रडार पर हैं, एक तो हीरो मोटोकॉर्प बड़ी बाइक ला रहे हैं, आयशर को चैलेंज कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो नई बाइक हार्ले डेविडसन के साथ टाइप से ला रहा है, XY440 है, कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, वह शायद उससे नीचे में रहेगी। और इस मार्केट में अगर आप देखिए जो आरी का जो मार्केट है, जिसे हम प्रीमियम बाइक बोलते हैं, उसके अंदर आयशर का मार्केट से 70% से ऊपर है। बजाज वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, आप देखिए ट्रायम्फ मोटरसाइकिल वहाँ कुछ कर नहीं पाई, हार्ले कुछ कर नहीं पाया। तो बजाज हीरो का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आप एक बड़ी बाइक लाते हैं तो आपको 2-3% का स्विंग आ सकता है। हीरो ऐसा स्टॉक है जिसमें लोग नाउम्मीद हो गए, ये क्या है, मतलब एक्सपोर्ट आपने एक्सपोर्ट नहीं करा, आपने नया कोई इनोवेशन नहीं करा, कैश इतना है बैलेंस शीट में, डिविडेंड और बायबैक ही करते रहते हो, तो लोग वहाँ पर थोड़े उनकी टेक्नोलॉजी प्रोवेंस को लेकर के थोड़े हताश है। अगर ये वापस लाते हैं इस बाइक को और इनकी बाइक अगर सक्सेसफुल होती है तो स्टॉक अच्छा हो सकता है। जहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है मामला, वो अंदर की बात हम बोलते हैं पेज इंडस्ट्रीज में। ओके ठीक है, आयशर की ईवी की बाइक हो रही थी, अब की चर्चा हो रही थी, एफएमसीजी सेक्टर इसका रोल ओवर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है, और ये बात हमने भी आपको नोटिस करवाई थी। मिड कैप आईटी ऑलमोस्ट अच्छे, मिड कैप इनफैक्ट निफ्टी ऑलमोस्ट अपने हाइस पे ही चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो निकुंज आपके सामने रख रहे थे मार्केट के एनालिसिस के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर और है मेरे पास, लेकिन मैं पहले थोड़ा नंबर्स वाले शेयर्स पे आना चाहूँगा, स्पेशली M&M के नंबर्स आएंगे। और नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि ऑटोज़ की चर्चा हो ही रही थी, तो स्वामित एक बार जरा आप चेक करेंगे, M&M के नंबर्स ठीक आने की उम्मीद है। सिस्टम को बता रही हैं कि थोड़े पॉइंट्स इनके ठीक हैं। अभी मैं वो क्वार्टरली नंबर्स कैसे आएंगे वो प्रीव्यू भी रख लेता हूँ आपके सामने। जैसे आय करीब 1% बढ़ेगी, एक बार मार्जिन्स वगैरह भी दिखा दीजिएगा। एक बार आप जरा चेक करके बताइए, ये शेयर चलेगा कि टूटेगा, स्ट्रक्चर कैसा है इसका? देखिए स्ट्रक्चर काफी अच्छा मोमेंटम में बना हुआ है, बिल्कुल एक पॉजिटिव मूव रहेगा। और स्पेशली जब ये स्टॉक अपना 1300 का 1290 से 1300 का जो जोन है वो क्रॉस करेगा तो बिल्कुल अपना जो पिछला हाई था स्टॉक वहां तक जाएगा। तो 1400 के क्रॉस होने की भी बिल्कुल चांसेस है। आप यहाँ पे रखिए, बाय ऑन डिप्स का भी स्ट्रेटेजी रखिए। अगर ऑलरेडी किसी के पास होल्डिंग है और लंबा नजरिया है तो 1200 के नीचे जब तक स्टॉक क्लोजिंग नहीं आता आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उसको होल्ड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ रखिए। कल भी जो डे कैंडल का फॉर्मेशन था वो एक हैमर टाइप था, तो लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए। इंडोस्टार कैपिटल लेके आइए डाक्टर साहब। इंडोस्टार में जबरदस्त टर्न अराउंड आया है इस क्वार्टर में, उनका करीब 75 करोड़ का प्रॉफिट आया है और पिछली बार लॉस था। ये वही इंडोस्टार है जिसने 92 रुपीज़ में अभी 1-1.5 महीने पहले OFS किया, और उस OFS में बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर आए हैं। इनफैक्ट विकास खिमानी ने भी ब्लॉक डील में माल लिया था 10-15 दिन पहले। इस पर नज़र बना के रखिए। हाफ टाइम फॉरवर्ड पर ट्रेड करता है, जबकि श्रीराम जो इसका कंपेरेटर है वो 1.5 टाइम पर ट्रेड करता है। इसके अर्निंग्स में नजर गई है आपके अभिषेक? इंडोस्टार के कल नंबर्स देखे थे, नंबर्स काफी अच्छे आए हैं और काफी अच्छा धीरे जैसा लग रहा है कि टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्यू यही है कि अगर आप, बट स्टॉक में सबसे बड़ी बात है कि इवेंचुअली इन्होंने अपना एक जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है उसको भी, अभी बीच में न्यूज आया था कि जेम फाइनेंशियल को बेच दिया है, तो ऑब्वियसली लो मार्जिन बिजनेस चल रहा है राइट नाउ और बिजनेस कंसोलिडेशन चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्यू ये है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप ये भाव पे भी ले सकते हैं, बिकॉज वैल्यूएशंस अभी भी इनएक्सपेंसिव हैं। हाउएवर अगर आप शॉर्ट टर्म की अवधि पे देखेंगे तो मेरा व्यू यही है कि आप इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। नीचे के लेवल पे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं कि ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50% रैली देख ली और काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने 100 रुपए 105 में जब OFS हुआ था तब विकास सर और विकास खिमानी सर और काफी लोगों ने इसको लिया था।
आप इसको रादर देन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो अभी 20-25% पैसा डालिए और उसमें नीचे का वेट कीजिए, बिकॉज ये रिकवरी पहली बार देखी गई है, तो आगे जाके अभी ये कंटिन्यूटी रहेगी नहीं रहेगी, इसको मार्केट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद आप डेफिनेटली आप ले सकते हैं। ठीक है, इंडोस्टार कैपिटल पर अभिषेक का ये व्यू, लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं बाजार के लेवल सेटल हो गए हैं। निफ्टी 47 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है, 18,368 का स्तर होगा। सेंसेक्स की बात करें तो 61,985 का स्तर आपको ओपनिंग टिक्स ही आ गए हैं सेंसेक्स में प्री ओपन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा। शरद हमारे साथ हैं एक्शन स्टॉक्स लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हमने जो है एक्शन 5 में जो है देखा है कि सबसे पहला स्टॉक जो है वो रहने वाला है पेज इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वॉल्यूम में भी डिग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और सीक्वेंशियल बेसिस पे, और जो इन्वेंट्री है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम हाई लेवल्स पे आ गया 120 दिन का। दूसरा स्टॉक रहेगा एस्टर डीएम हेल्थ केयर फोकस, और यहाँ पे जो है याद रखिए बाइंडिंग बिड्स जो है कंपनी ने कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर FY24 तक आ सकती है, जहाँ पे कंपनी अपनी गल्फ की बिजनेस बेच रही है। और ईटी नाउ स्वदेश में जो है हमने लास्ट ईयर सितंबर के मध्य में कहा था कि कंपनी जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ढूंढ रही है। वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन बॉटम लाइन नंबर्स पे एक इंप्रूवमेंट जरूर आई है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट कम हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो पेमेंट करना था डेट का वो कन्वर्ट हो गया अब इक्विटी में। इन HOEC भी फोकस में रहेगा। कंसोलिडेटेड बेसिस पे सीक्वेंशियल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, और वॉल्यूम्स में भी जो आउटलुक में अच्छी ग्रोथ देखने की उम्मीद है। और आखिरी स्टॉक रहेगा जुपिटर वैगन्स, यहाँ पे Q4 नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, और इसके अलावा हाल ही में QIP रेज किया गया था 125 करोड़ का, और आज जो है टाटा म्यूचुअल फंड और इम्पोर्टेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग भी है, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। चलो, तो ये 5 शेयर जिसकी हमने चर्चा भी की है, ये आपके फोकस लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। आप इसको नोट करके रख लीजिए अपने स्क्रीन पर, कहीं इसको एक लिस्ट बना कर रख लीजिए और ज़रूर इनको ट्रैक कीजिएगा। बहुत बड़े मूव्स इस पे आगे भी इस पर हम राय ज़रूर लेंगे, लेकिन बिग बोल्ड ब्रोकरेजेस लेकर आएंगे और ये समझेंगे कि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर कौन सा शेयर आज फोकस में रहेगा। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है टीटी के प्रेस्टीज के ऊपर। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है और उनका कहना है कि चौथे तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस वीक रहा है, लो डिमांड और हाई कंपटीशन के चलते, और इनफैक्ट कंपटीशन आगे चलते और भी बढ़ सकता है, ऐसा इनका मानना है। नियर टर्म आउटलुक म्यूटेड है, ग्रोथ हालांकि रिज्यूम हो सकती है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से। ओवरऑल अगर हम देखें तो उन्होंने FY24 और 25 की EPS अनुमान को करीब 16% से घटाया है, और इनफैक्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी लो है। तो ओवरऑल CLSA ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, और अपना टारगेट प्राइस भी 900 से घटाकर 720 प्रति शेयर पर कर दिया है। ठीक है, तो टीटी के प्रेस्टीज पर CLSA की ये रिपोर्ट है और कमज़ोर रिपोर्ट है। नतीजे हमने कमज़ोर देखे हैं, डिमांड को लेकर चिंताएं हैं और कंपटीशन बढ़ा है, और ये कंपटीशन शायद थोड़ा सा और आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की हैं CLSA ने। लेकिन अभी 2 मिनट का समय है। सुमित, आपसे जरा राय जानना चाहेंगे प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर। नतीजे क्या हैं? नतीजे तो इनलाइन हैं, लेकिन इन्होंने IOCL के साथ एक JV की है बायोफ्यूल को लेकर। कल हमने 6.5% के आसपास की तेजी, एक सॉलिड तेजी देखी है, वो भी लास्ट आवर में बिल्कुल क्लोजिंग से ठीक पहले ये तेजी आई। आप ये बताइए कि आज क्या स्ट्रेटजी इसमें होनी चाहिए? देखिए, आज प्री ओपन मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 6 to 7% का गेन दिखा रहा है स्टॉक। तो अगर ये वीकली क्लोजिंग, आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो अगर स्टॉक कहीं ना कहीं 370 375 जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम और स्ट्रांग होगा और ये एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन का कैंडिडेट बन सकता है। अगर और आगे फॉलोअप गया तो स्टॉक कहीं ना कहीं आगे चल के 400 और 450 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बिल्कुल आप बने रहिए स्टॉक में। ओके, ठीक है। आज एक स्टॉक्स पे और भी ध्यान रखिएगा, इनफैक्ट 2 पे, जिस पे LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है। एक तो बाटा इंडिया, जिसके बारे में चर्चा आई थिंक हुई है, और 4.5% से 6.5% हुआ है, और दूसरा टाटा पावर, जिसमें करीब 6% से 8% अब होल्डिंग हो चुकी है। एक बार टाटा पावर को भी दिखा सकते हैं। कल इसकी क्लोजिंग 210 पे थी, आज ये करीब 1.5 से पौने 2 रुपये ऊपर खुल रहा है। तो ये एक अच्छा है ये शेयर भी, क्योंकि ये रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, और बाटा पे भी ध्यान रखेगा। खैर, ओपनिंग के लिए हम बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, और अब देखते हैं कि आज की ओपनिंग कैसी होती है। अभी तक के जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं उस हिसाब से देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब ओपनिंग नहीं हो रही है। निफ्टी बैंक तो बकायदा 83 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी के अंदर 47 पॉइंट की बढ़त के साथ ओपनिंग हो रही है। कल की अच्छी क्लोजिंग, आज जून सीरीज़ का पहला दिन,
और ठीक ठाक अगर बिल्डअप बन जाए तो ये बिल्डअप काम भी आ सकता है। खैर, ओपनिंग बेल अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे और साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन पहले देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा डेप्थ का पता लग जाएगा। 10 मिनट बाद विक्स चेक करना है और उससे पहले आप ये चेक कीजिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग कैसे हो रही है। अच्छी ओपनिंग मानी जाएगी। 43,600 के ऊपर बैंक निफ्टी का टिका आया और निफ्टी का टिका 18,350 के ऊपर। एक अच्छी ओपनिंग के तौर पर गिना जाए। 40 पॉइंट ऊपर 1000 शेयर बढ़त के साथ है। 300 शेयरों की आज आप देख रहे हैं डिक्लाइंस के साथ ओपनिंग हुई है। ये कल ज़्यादातर सौदे या तो शिफ्ट होकर आ गए थे, नहीं तो जो आज पोजीशनें बनेगी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। निफ्टी इस बार का रोल ओवर ठीक ही आया है, इतना भी खराब नहीं है। अब आप देखते हैं फटाफट से वो शेयर्स जिनमें आज पोजीशंस काफ़ी अच्छी बनती हुई दिख रही हैं। शुरुआत में फटाफट से वो शेयर लेके आते हैं। आज ऑटो वाले शेयर्स, खासकर मारुति पे ध्यान रखिएगा। ये 92 होने के बाद, इसके बाद से इसकी प्रबल दावेदारी है कि 9600 भी हो सकता है। इसलिए आज के दिन ये शुरुआत में जब ओपनिंग अच्छी कर रहा है ना, तो इस पर ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज ये पहला दूसरे तीसरे शेयरों के पायदान में आता है। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 0.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व 0.5% ऊपर, इन्फोसिस 0.5% ऊपर, आज आपको रिलायंस 0.5% ऊपर। आज आपको स्क्रीन के जो पहले 10 शेयर है ना, वो सिर्फ देख के लगेगा कि आज मार्केट थोड़ा दम लगा के पहली सीरीज को टिकाना चाहता है और भले वॉल्यूम कम होगा लेकिन सीरीज में क्रैक कम होंगे, ये भी एक नोटिस पॉइंट होगा। आज जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें ग्रासिम, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक और टाइटन, ये कुछ एक शुरुआती शेयर्स हैं जो आज थोड़े कमज़ोर खुलेंगे या खुल रहे हैं इनफैक्ट। और अब मैं जरा नेक्स्ट 50 की कैटेगरी चेक कर लेता हूँ और उसके बाद हीट मैप भी आपको दिखाऊंगा। फिर अभिषेक आपको छोटे मझोले शेयर्स के बारे में बता देंगे। आज इंश्योरेंस की कंपनी में जनरल इंश्योरेंस 3.5% ऊपर है, ABB 1% ऊपर, कैपिटल गुड्स वाले शेयर चल रहे हैं। बायोकॉन 0.5% ऊपर है। मैरिको के बारे में सर अभी बता भी रहे थे, ये 0.5% ऊपर है। इसके अलावा आज अदानी के जो कैश वाले शेयर्स हैं, अदानी ट्रांस, टोटल गैस, और ये कुछ एक शेयर आज कमज़ोर खुल रहे हैं। हालांकि ज़्यादा गिरावट नहीं, 0.5% की गिरावट है, लेकिन ये सर्किट वाले शेयर हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, बंधन बैंक करीब 0.5% है। तो ये शुरुआत की आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। अब हीट मैप लेके आते हैं, आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि स्क्रीन का कितना भाग हरे निशान में और कितना लाल निशान में। ज़्यादातर हिस्सा अगर हरे निशान में है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के पास बुल्स ग्रिप है, और अगर लाल निशान में है तो मार्केट के पास बियर ग्रिप है। अब आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे ही, तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट ने आज ओपनिंग भी अच्छी की, टिकाने का भी काम कर सकता है। बड़े शेयर वेटेज वाले भी अवेलेबल हैं और आज अदानी एंटरप्राइज फिर से टॉप पे आ गया 1% गेन के साथ। अब अभिषेक आपको बता रहे हैं कि छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है और मेहमानों से भी पूछेंगे वो अब क्या करें। ठीक है, शुक्रिया डिम्पी। तो अगर हम बाकी अगर इंडेक्स के अलावा अगर हम चर्चा करें तो नतीजों का फोकस एक बार जरा देख लेते हैं। प्राज और पेज, प्राज ऊपर है 6% और पेज नीचे है 10%। ये शुरुआती अभी आंकड़े आए हैं, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं 10% नीचे ये शेयर ट्रेड करा पेज इंडस्ट्रीज का। 37,000 का भाव आ गया जाए, और उसके बाद भी आप क्या बता रहे थे, 60-65 का पीई है, 67 का पीई था इसका, और ये भाव है। अभी कहते हैं ना हिंदी में कहावत है कि हाथी कितना ही पतला हो जाए गधे से मोटा ही रहता है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल रेटिंग चाहिए पेज के लिए, और पेज ने दरअसल बड़ी ईमानदारी से सब कुछ बताया जाए। नहीं बताया, ये ईमानदार, मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी उम्मीद मत करिए कि ये आपको यहाँ से आधा मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रीमियम ब्रांड है। ये जो है बहुत ज्यादा कभी सस्ता हुआ ही नहीं है, आप समझे ना। आप सकता है डी रेटिंग हो जाए। ईद के आसपास जब ये सारे स्टॉक चल रहे थे, स्टॉक जब चल रहे थे तो पेज उतना नहीं चला था, क्योंकि पेज प्रीमियम कमांड करता है, वो रूपा लक्स टाइप से नहीं है कि डॉलर इंडस्ट्री अंदर की बात है, मैचोमैन, ये सारी चीजें तो नहीं। देखिए बट डी रेट हुई है। देखिए सत्य ये है अभिषेक जी कि ये 6 महीने में कम से कम 8,000 रुपये करेक्ट हो चुका है। मैं इसका भाव ही देख रहा था। डी रेटिंग इस रिजल्ट पे नहीं, पहले से ही चालू है जबरदस्त तरीके से। बट मैं आपकी नजर अल्ट्राटेक की तरफ ले जाना चाहूंगा। आज बिग बोल्ड ब्रोकरेज के अलावा इसमें भी काफी बड़ा अपग्रेड आया था, आप खुद ही बता रहे थे, राइट। इस समय इंडेक्स का टॉप परफॉर्मर 1000 रुपये ऊपर के टारगेट थे, और देखिए वो कहीं ना कहीं वो फिलहाल दिख रहा है। हालांकि बड़ा शेयर है, 7,500 रुपए से ऊपर के भाव इसके हैं। शुरुआती जो रुझान है 0.5% ऊपर ये शेयर है। प्राज इंडस्ट्रीज देख रहे हैं कि 5% ऊपर है। आईओसी के साथ इन्होंने करार किया है, नंबर्स भी ठीक ठाक इसके आए हैं। ईसैब इंडिया, हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी आपको थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया था इसको खरीदने के लिए, और उसमें देखिए क्या कमाल के मूव्स हैं। ये शेयर कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, करीब 6% के आसपास की तेजी वहां पर है। ऑटो इंसलरी की बात करें तो जेटी ईकेटी इंडिया, वहां पर हमें अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 4% के आसपास की। और अगर हम कुछ और अगर स्टॉक्स पर नजर डालें
तो फर्टिलाइजर में आप देखिए थोड़े मूव्स हैं, जुआरी ग्लोबल वो चल रहा है, फैक्ट में थोड़ी सी तेजी है। इसके अलावा अगर आप लॉजिस्टिक्स में हल्के फुल्के मूव्स हमें दिख रहे हैं, टीसीआई या फिर गति ये शेयर चल रहे हैं। तो ज़्यादा एक्शन आज बाजार में बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं हैं, लेकिन होटल स्टॉक्स को आई थिंक आज फिर से फोकस पर रखना होगा, क्योंकि आज भी आप EIH को देख लीजिए, वहां पर तेजी है। कामत होटल्स, वाइसरॉय, होटल लीला, ये तमाम स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक बार जरा ना व्यू जरूर लेंगे पेज इंडस्ट्रीज पर। मैं एक आपको जरा इंटरप्ट करूंगा अभिषेक, ये जो स्टार हेल्थ है ना, इसमें 1.5% इक्विटी का ब्लॉक हुआ है, और हमें खबर ये आ रही है कि बड़े बड़े फंड जो हैं इस ब्लॉक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आप इंट्राडे में स्टार हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, 6% नीचे भी आपको मिल रहा है, 1.5% इक्विटी। और ये अभी 10 दिन पहले स्टार हेल्थ के नंबर्स आए, अगर आपको याद होगा, हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत बढ़िया नंबर्स आए हैं सारे इंश्योरेंस सेक्टर में। तो अगर ये आपको 6% नीचे मिल रहा है इस ब्लॉक में, 2% इक्विटी है एक्चुअली, नहीं ये तो पीबी फिनटेक है। पीबी फिनटेक है। खैर, स्टार हेल्थ की बात करते हैं। स्टार हेल्थ में 75 लाख शेयर करीब सौदा हुआ है। इसका लो जरा आप देख के बताइए, आई थिंक 550 ही इसका लो है, वहां से इंटरडे रिकवर कर रहा है, ये देखने वाली बात है। रिजल्ट अच्छा आया है। कुछ और स्टॉक्स में बताना चाहूंगा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग रिजल्ट के बाद अच्छा आ रहा है। यूनी पार्ट्स बहुत चहेता स्टॉक बन गया था, बट खराब रिजल्ट के बाद 6% नीचे आपको इस समय मिल रहा है। ITC, कोटक बैंक, थर्ड डे इन अ रो, वहां पर कुछ बढ़िया काम हो रहा है, थर्ड डे इन अ रो चल रहा है वो स्टॉक। अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, स्टार हेल्थ पे आपका कोई व्यू? सर पॉजिटिव व्यू है, नंबर्स भी अच्छे हैं, और जिस हिसाब से इनका अभी कोविड के कारण इनका वर्स्ट ऑफ जो टर्न अराउंड वगैरह है, जो भी इसका है, वो सब खराब हुआ, सब इम्प्रूवमेंट आए नहीं है यहाँ से, जो जितना खराब होना था हो गया है। प्रीमियम GPA, ग्रॉस प्रीमियम इंक्रीज में भी काफी अच्छा नंबर था राइट नाउ, और मेरे को लगता है यहाँ से कंसिस्टेंसी रेशियो वगैरह जो 95% मैनेजमेंट ने कॉल दिया है वो भी ठीक ही रहेगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए लेने की। आई थिंक वन कैन डेफिनेटली ऐड दिस स्टॉक फॉर द पोर्टफोलियो। ठीक है, जरा इनिशियल ट्रेड्स भी ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ संतोष और अभिषेक है, कुछ सुमित भी है। इनफैक्ट चारों आप जने ये बताइए, एक एक ट्रेड बताइए, ओपनिंग ट्रेड। 2-3 मिनट हो गए बाजारों खुले हुए। सुमित, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? मेरी नजर रहेगी टाटा एलेक्सी पे। कल के सेशन में भी डिस्कस हुआ था, और स्टॉक आज भी एक कंटिन्यू मोमेंटम में है, तो बिल्कुल आप इसे यूटिलाइज कीजिए। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी भी और ऊपर जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस है 7400 का, आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए यहाँ पे 7360 का। अपसाइड में 7600 टच हो सकता है, 7500 की लेवल्स और 7550, ये दो टारगेट रहेंगे। आपका ओपनिंग ट्रेड कुछ? काफी सारे स्पेसेस हैं जहां पे अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है। द एंटायर डिफेंस स्पेस इज डूइंग वेल। लेकिन अगर मुझे एक स्टॉक पिक करना हो तो मैं ऑटो से पिक करूंगा, दैट इज मारुति। आप देखिए अच्छा खासा मोमेंटम इसमें जो बना हुआ है, आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद भी फिलहाल ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से 9500 के जो जोन्स हैं यहाँ पे मारुति में देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 90 to 50 के करीब लेके चले तो मारुति में आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अपसाइड लेफ्ट। और संतोष, आपका ओपनिंग ट्रेड? यस, अभी एक स्टॉक डिम्पी ने हाईलाइट किया था, LIC का स्टेक इंक्रीज हुआ टाटा पावर में। इसका चार्ट भी देखो तो इसमें क्लासिकल इन्वर्टेड हेड शोल्डर फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर स्ट्रेंथ बन सकती है। यहाँ 209.5 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में जो टारगेट आ रहा है, इमीडिएट टारगेट 215 का आ रहा है, और पोजिशनल बेसिस पर रखते हो तो 225 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये ओपनिंग ट्रेड्स हो गए हमारे एक्सपोर्ट्स के। आपके लिए कहाँ पर मौके बन रहे हैं? लेकिन अजय, अगर हम पेज का इम्पैक्ट देखेंगे तो बाकी स्टॉक्स पर भी आ रहा है। ओहो, बाकी सबकी उतर रही है मतलब भाव उतर रहा है। राइट। आप गूगल एक्सपोर्ट देख लीजिए। इनफैक्ट अगर हुजरी में ही देखेंगे अगर आप, तो लक्स देख लीजिए, डॉलर देख लीजिए, VIP, ये सारे के सारे शेयर आपको आज कमजोर होते हुए दिखेंगे। बाजार को मैसेज जा रहा होगा ना कि ये इन्वेंट्री का इम्पैक्ट अगर एक कंपनी को आया है तो बाकी हुजरी कंपनी से भी आएगा, जो लीडर को आ रहा है। तो जरा समझते हैं कि लेकिन क्या पेज में मौके हैं? कुछ आपको क्या लग रहा है? 10% नीचे, और ये वो स्टॉक है, मतलब अमूमन ऐसा आपको दिखेगा नहीं इतना भारी नेगेटिविटी का शिकार होता हुआ। क्या लोअर लेवल्स पर आप कॉन्ट्रा बाय की सलाह देंगे पेज में? इनफैक्ट मुझे ध्यान है ये करीब जब 36,000 के आसपास हुआ करता था तब आई वाज अमंग द फर्स्ट वंस और अमंग द रेयर वंस जो इस पे बाय की सलाह दे रहे थे। सो आई थिंक स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया है 4300 के आसपास। एवरीथिंग एल्स असाइड, अगर मैं सिर्फ टेक्निकली देखूं तो आप देखिए मिड अप्रैल में जहां ये 36,000 के आसपास हुआ करता था, वहां से एक अच्छा रैली दिया है इसने 44,000 के जो लेवल है वहां तक का। तो फिलहाल जो ये मूव आया है इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखूंगा। छोटा सा कंसर्न मेरे लिए ये है कि 20 डे मूविंग
मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हुआ है और फिलहाल वहां सस्टेन कर रहा है। थोड़ी सी रिकवरी आएगी, नॉट टू फार। अगर थोड़ी सी रिकवरी के बाद ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन करता है, तब मैं इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकता हूं। तब तक के लिए मैं इसको थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रखूंगा। मेरे लिए रहेगा बाय ऑन डिप्स, बट दैट इज ओनली वंस इट क्रॉसेस दी 20 डे मूविंग एवरेज एंड ग्रो गोस अबव दैट। ठीक है, पेज को लेकर ये व्यू लिखे ना। आपसे एक जरा व्यू चाहेंगे सुमित, क्यों हमने देखा था कल जो FMCG स्टॉक्स थे, ITC में, ब्रिटानिया में हमने 52 वीक हाई देखे, ये शेयर चल रहे थे। आज भी हमने शुरुआत थोड़ी सी सुस्त देखी है, कमजोर नहीं देखी है, प्रॉफिट टेकिंग के संकेत कतई नहीं आ रहे हैं। लेकिन टाटा कंज्यूमर पर आपसे व्यू चाहूंगा। कल भी ये शेयर 1% के आसपास ही तेजी दिखा रहा था, आज भी ये इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। टाटा कंज्यूमर को लेकर क्या राय है आपकी? इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, स्टॉक मोमेंटम में है। 4 सेशन पहले एक हल्का सा गैप डाउन हुआ था, लेकिन स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वहीं से ही रीबाउंड दिया था। और कल के सेशन में देखिए काफी अच्छी बढ़त भी मिली थी, करीबन 2% ऊपर बंद हुआ था और आज फॉलोअप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है और भी ये अपसाइड में जा सकता है। छोटा सा हर्डल है, दैट इज अराउंड 790। अब 790 के ऊपर आएगा तो एक लॉन्ग टर्म चैनल अपना ये ब्रेकआउट करेगा, जो बना था इसके लाइफ टाइम हाई जो सितंबर 21 में था। तो बिल्कुल जैसे ही स्टॉक 790 और 800 ऊपर जाएगा, आप इसे फ्रेशली ऐड कर सकते हैं फॉर द हाइज टिल द 850 लेवल्स। तो बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिए हर एक डिप्स में। के टाटा कंज्यूमर कुछ और स्टॉक्स लेके आइए। इसके अलावा अगर आप देखें तो जब से रुपये में वीकनेस शुरू हुई है, IT स्टॉक्स वन साइडेड चलना शुरू हो गए हैं। HCL टेक आज भी अगर आप देखें टॉप 5 इंडेक्स गेनर में 2-3 स्टॉक आपको IT के मिल जाएंगे। पहले आप IT इंडेक्स दिखाई देते साहब, उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ दिखाना जरूरी है। IT में विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फी, HCL टेक सभी हरे निशान में है। कुछ मुझे IT में बेट लेने का मूड है, यहाँ से भी पुल बैक में, इंट्राडे पुल बैक, कहाँ कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? देखिए, मेरा टॉपिक यहाँ पे रहा है और अभी भी फिलहाल भी रहेगा, विच इज परसिस्टेंट सिस्टम्स। स्टॉक में हमने जो रिबाउंड देखा है कंटिन्यू हुआ है, और अगर आप आज के दिन पॉजिटिविटी ढूंढना चाहें तो वो ये है कि 5100 का जो इसका नियर टर्म हाई था उसको क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। और अगर आप इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें तो वो भी यहाँ से और अपसाइड सजेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स एक बहुत ही क्लियर बाय रहेगा। यहाँ से 50 to 50 के जो लेवल्स हैं, इन टारगेट के लिए मैं इसमें फ्रेश एंट्री भी ले सकता हूँ। यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये 5075 का रहेगा। बट एक जरा सा हटके जो IT शेयर है जिसका हमने सुबह सजेशन भी दिया था, जिस KPIT टेक फिलहाल थोड़ी नेगेटिविटी में ट्रेड कर रहा है अच्छे मूव के बाद, बट डेफिनेटली ये भी आपके रेडार पे होना चाहिए। सिस्टम भी रडार पर होना चाहिए। लेकिन संतोष, आप जरा बताइए कि आज हम देख रहे हैं कि फार्मा में कमजोरी है। सन फार्मा हो या फिर कैडिला हो, अरविंदो हो, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कहीं आपको फ्रेश शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं इस लेवल से? नहीं, मैं फार्मा में कोई शॉर्ट्स की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि एक तेजी के बारे में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जैसा हम हाईलाइट कर रहे हैं कि रुपये में वीकनेस आ रही है, तो उसका फायदा आगे जाके फार्मा स्टॉक्स को भी मिलेगा। और यहाँ हालांकि फार्मा स्टॉक्स में कोई कोरिलेशन नहीं होता, हर स्टॉक अपने इंडिविजुअली परफॉर्म करता है ज़्यादातर। बट मेरी ऐसी कोई मेजर शॉर्टिंग की सलाह नहीं रहेगी। मेरी सिप्ला पे जरूर बाइंग की सलाह है, वहाँ पर स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है। स्टॉक रिलेटिवली बेटर कर रहा है क्योंकि स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था, अब थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। 960 तक की अपसाइड इमीडिएट नजर आती है, नीचे 932 का सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स देखिए डायरेक्टर साहब, जितने भी अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैं वो लेके आइए, सिर्फ बड़े वाले ही नहीं, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, NDTV, वो भी अब अदानी ग्रुप स्टॉक हो गया है और काफ़ी लोग उसके बाद बाय कॉल्स दे रहे हैं। इनफैक्ट कल ही सुशील केडिया जी बोल के गए हैं कि ये मल्टी बैगर कैंडिडेट भी है। मैंने पहली बार देखा है कोई चार्टिस्ट मल्टी बैगर की बात कर रहा है, क्योंकि चार्टिस्ट का यूजुअली व्यू मीडियम टू नियर टर्म होता है, राइट? बट वो कह रहे हैं कि ये एक मल्टी बैगर हो सकता है। लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं, अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में किसी बेट करना हो, सुमित आप बताएं किसमें मजबूती सबसे ज़्यादा दिख रही है, और NDTV पर भी बता के जाइए। देखिए, मेरा अदानी पावर, मैं अभी भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन की सजेशन दूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी कम है जो कंपेयरिंग टू अदानी स्टॉक्स। तो मैं यहाँ पे एवरी डिप्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहूंगा। अगर ऑलरेडी किसी के पास है तो मैं एक स्टॉप लॉस के तरीके से यहाँ पे मेंटेन करना चाहूंगा 235 के लेवल को। तो अपसाइड में मुझे लग रहा है जैसे ही ये अपनी एक 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा 284 को, और भी अपसाइड मोमेंटम बच सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 310। ठीक है, अडानी पावर को लेकर ये भी 200 रुपए के आसपास से ये शेयर लगातार रिकवर कर रहा है। 261 रुपए के आसपास का भाव है। लेकिन
इंट्राडे में निफ्टी मिड कैप 100 और मिड कैप 150 ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और अगर हम मई सीरीज की बात करें तो ये दोनों इंडेक्स ये स्टार परफॉर्मर थे। अगर आप इंडेक्स में हमने 1 से 1.5% के मूव्स देखे थे मई सीरीज के दौरान, लेकिन मिड कैप में जो बाहर आई थी वो कमाल की थी, 4 से 6% की इंडेक्स के लेवल पर हमने मूव देखे थे। और आज शुरुआत जो जून सीरीज की हुई थी वो बहुत शानदार हुई है। एक स्टॉक जरा इस पर आपसे राय लेना चाहेंगे संतोष। हम देख रहे हैं कि वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स ये शेयर लगातार चल रहा है और आज तो इसमें 11-12% के आसपास की है। हालांकि छोटी कंपनी है लेकिन आज वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम भी हम ठीक ठाक कहेंगे। और मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 4,000 करोड़ रुपए से कम का इसका मार्केट कैप है, लेकिन इसमें तेजी लगातार है। क्या इस पर आपकी राय होगी? यस, वैसे भी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक की भी बात करें तो इसने अपना मल्टी मंथ हाई निकाला है, जो इसका हाई था करीबन 3300 रुपए के आसपास का, आज वो ओपनिंग के साथ इसने ब्रेक किया। तो मुझे लगता है कि गैप जो है 10% 11% ऊपर खुला है, ये सस्टेन करते हुए नजर आएगा और स्टॉक शायद और गेन एड करेगा आने वाले समय में। तो मुझे 4000 तक के टारगेट इसमें नजर आते हैं। आज जो लो लगा है 3550 के आसपास का, आप वो स्टॉप लॉस रख के आप इसको, जिसके पास ऑलरेडी है वो पोजिशन को होल्ड कर सकता है। फ्रेश एंट्री हालांकि थोड़ा सा रिस्की होगा 10% चलने के बाद, पर मेरी सलाह रहेगी कोई रिस्क लेना चाहता है तो अभी भी ऐड कर सकता है, क्योंकि अपसाइड जो आ रही है 4000 रुपए तक की आ रही है। 4000 रुपए तक के मूव्स आ सकते हैं वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स में। लेकिन अजय, हम जी एंटरटेनमेंट की चर्चा कर रहे थे कि बहुत खराब नतीजे। आप शेयर देखिए 2% आपको ऊपर दिखेगा। देख रहे हैं आप, लोगों का यही मानना है कि ये किचन सिंकिंग क्वार्टर है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सारा वर्ष एक ही क्वार्टर में ले लीजिए, एक ही में आ गया, एक ही में ले लीजिए। तो इसलिए जो है इस समय आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको इसमें डेटा रख रहा हूँ। जो बीता हुआ क्वार्टर है उस क्वार्टर में अगर आप थोड़ा डिग डीप करेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े जो दिग्गज फंड्स हैं, जैसे एस नरेन का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन सब ने माल ऐड किया है इस स्टॉक में। लेकिन ये अजय कि अभी भी ना जो सोनी के साथ जो मर्जर वाली जो चीज़ है, जो कि सबसे बड़ा की इनका ड्राइवर था चलने में भी, और शायद उसको लेकर थोड़ी शंकाएं पैदा हुई तो शेयर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ भी रहा था, वो एक सवाल जरूर रहेगा। लेकिन जी एंटरटेनमेंट, इस पर क्या व्यू होगा आपका कुछ? क्योंकि 280 वाला शेयर 180 का है, तो बहुत सारे लोगों को सस्ता दिख रहा होगा। जाहिर तौर पर नतीजे बेहद खराब, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद की किरण है कि ये शेयर आज ऊपर ये 1-1.25% है। हालांकि भी शुरुआती ये रुझान हम कह सकते हैं, दिन के दौरान पता नहीं क्या होगा। आपका क्या व्यू होगा इस पर? मेरा व्यू रहेगा फिलहाल अवॉइड का। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि स्टॉक में हम देख रहे हैं कि बहुत ही क्लियर लोअर हाइज का पैटर्न बना है और प्रेशर में चल रहा है। अब बिल्कुल इसमें एक पॉजिटिविटी अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो दो चीजें हैं। पहला कि इसका आरएसआई भी जो है ये की लेवल के पास सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। दूसरा 175 के करीब स्टॉक में रिसेंट लो बना था, ठीक उसी के आसपास से स्टॉक आज भी रिबाउंड कर रहा है। तो एक बॉटम फॉर्मेशन की अटेम्प्ट है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से एक रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, आई वुडंट वांट टू बी द फर्स्ट वन, राइट? तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मेरे लिए 188 190 के जो जोन्स हैं ये थोड़े क्रूशियल जोन हैं। स्टॉक रिबाउंड करके अगर इनके ऊपर क्लोजिंग देता है तब मेरे लिए ये बाय बन जाएगा। बट फिलहाल मैं इसे अवॉइड करूंगा, फ्रेश एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। एज आई सेड, आई वुडंट वांट टू बी द फर्स्ट वन इन दिस। संतोष, ये नई सीरीज के अंदर अगर हमको बजाज ग्रुप में से कोई शेयर खरीदना हो तो कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा? ये बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, बजाज ऑटो, ये तीनों में से आप चॉइस देख सकते हैं। मुझे बजाज फिनसर्व थोड़ा सा लुक्रेटिव लगता है। यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है और लग रहा है कि शायद यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस काउंटर में 1510 जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो इमीडिएट टारगेट नजर आता है। उसके बाद अगर ये निकालता है तो ऊपर में 1560 तक की रैली देखने को मिल सकती है और रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, क्योंकि इसका 20 डे मूविंग एवरेज करीब 1400 रुपए के आसपास आ रहा है। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस है और अगर यहाँ से रैली आती तो करीबन 100 पॉइंट्स से ज्यादा की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक और शेयर भी है चंबल फर्टिलाइज़र, जिसके नंबर्स उतने पता नहीं कैसे आएंगे कैसे नहीं, मैंने अभी पढ़े नहीं, लेकिन हाँ उसका शेयर ये कह रहा है कि शायद नंबर्स में कोई दिक्कत ना आ जाए। चंबल फर्टिलाइज़र एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए, आज का भी और साथ ही हफ्ते भर का भी। जिस पूरे हफ्ते के अंदर बाजार ने अपने आप को बाइंग ऑन डिप्स किया, चलाया, लेकिन चंबल के अंदर ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही थी। एक बार सुमित, आपका व्यू पॉइंट चंबल पे क्या करें? 6% नीचे है पूरे वीक के अंदर। देखिए, चंबल ने 4 सेशन पहले 18 तारीख को काफी एक अच्छा फॉल दिखाया था, जिसमें इसने अपना एक मल्टीपल
रेजिस्टेंस से डाउनसाइड दिखाया था, तो मुझे अभी भी ये इसमें वीकनेस नजर आ रही है। आज का अगर लो देखें तो वो 50 डे मूविंग एवरेज का ही लो है, तो यहाँ पे अगर और ब्रेक्स डाउन आ सकता है, अगर स्टॉक 280 के नीचे ट्रेवल करेगा तो डाउन साइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल द 265 लेवल्स। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा अभी अवॉइड करें स्टॉक को, और जब तक ये स्टॉक अपना 305 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, मैं एक फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। फ्रेश मोमेंटम से देखिए अगर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक नया मोमेंटम आ रहा है। पहले 2500 वाला 2440 तक गिरा और वहां से घूमा 2440, अभी 2470 के करीब आ गया है, आज ही 1.5% ऊपर है। संतोष, ये मोमेंटम पकड़ रहा है क्या? एक बार ये वापस 2500 का लेके जाएगा? जिस रन देखने को मिल रही है और यही निफ्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। अभी इमीडिएटली अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही है जो 2475 है। अगर 2475 के ऊपर आज सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो शायद हमको आज 2500 फिर से देखने को मिल सकता है, 2500 से 2510 का एरिया। सो वो प्रोबेबिलिटी है कि शायद ये क्रॉस कर देगा 2475 का लेवल। तो मुझे लगता है रिलायंस से सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। नीचे आप 2450 आपका सपोर्ट रहना चाहिए, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2450 पे रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्टॉक कुछ अनंतराज इंडस्ट्रीज, आप इसको काफी पहले से ट्रैक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 रुपए पे आ गया है, आज भी 2.5% ऊपर है, 146-47 के आसपास। ये ब्रेकआउट क्या ये 150 क्रॉस करेगा? अजय, बहुत ब्राइट चांस है, बिकॉज ये आप देखिए स्टॉक का पैटर्न रहा है, ब्रेकआउट देन पॉज देन ब्रेकआउट देन पॉज, तो उसी के चलते आप देखिए आज भी हमने स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखा है। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रही है 149-150 के जो जोन्स हैं इसके आसपास, बट जिस तरीके का इसका इंडिकेटर का सेटअप लग रहा है और जिस तरीके के राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि 150 शुड बी नॉट अ डिफिकल्ट नंबर टू टेक आउट। तो मेरे हिसाब से इसमें एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बने रहें, अगर फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, क्योंकि हल्का सा एक हमने डिप आते हुए देखा है स्टॉक में और फिर एक रिवाइवल आ रहा है। तो 143 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट आपके लिए 151 का रहेगा, दूसरा टारगेट 155 का। ठीक है, अनंत राज को लेकर ये व्यू, लेकिन हम देख रहे हैं कि नतीजे जहां पर सॉलिड आए हैं वहां पर स्टॉक्स भी अच्छे रेट कर रहे हैं। कोल्टे पाटिल के मैनेजमेंट से थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, क्योंकि 4 गुना इनका मुनाफा हुआ है और शेयर में देखने की आज उसी अनुपात में तेजी भी है, 4% के आसपास की गेंस के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिटेल फार्मेसी वाली जो कंपनी है मेडप्लस हेल्थ, उसके भी नंबर्स आए थे और वहां पर भी मुनाफा हमने 2 गुना होते हुए देखा था, और ये शेयर है 11-12% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 12% ऊपर है, ये 772 रुपए के आसपास का भाव है। संतोष, मेडप्लस हेल्थ, इसमें आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि ये शेयर तो देखिए नतीजा है और काफी ज्यादा चल गया, थोड़ा सा रहना चाहिए? नहीं अभिषेक, मेरे हिसाब से इसको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम टर्म के व्यू से देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया है और अब एक बेस बना के चलने के लिए तैयार है। तो ऑलरेडी हालांकि 11-12% इंट्राडे में मूव आ चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो यहाँ से और अपसाइड देखने को मिल सकती है। जो ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं 920 रुपीज तक के आ रहे हैं, सो अभी 770 पर है, 920 अभी काफी ऊपर है, तो आप एज ए पोजिशनल बेट इसमें खरीदारी कर सकते हो। नीचे 725 अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में 920 रुपए तक के टारगेट आप देख सकते हैं। इसमें लंबा रखिएगा, उसके बाद ही इसमें कोई राय बनाएगा। लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि चर्चा भी हम कर रहे थे कि जैसे जैसे रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, आईटी स्टॉक्स की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और वैसे भी काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा था लास्ट ईयर में। तो आईटी में आप देखिए आज जो लीड कर रहे हैं इस तेज़ी को, उसमें टेक महिंद्रा है, विप्रो है, ये शेयर चल रहे हैं। एचसीएल टेक ये भी आज इंडेक्स के टॉप गेनर का पार्ट है। किसके चार्ट्स आपको कुछ बेहतर लग रहे हैं, कहां पर आपको लगता है कि ट्रेडिंग व्यू अगर लिया जाए तो प्रॉफिट अच्छा होगा? देखिए मेरा तो जो पिक रहेगा वो थोड़ा सा स्मॉल कैप या मिड कैप कह सकते हैं, परसिस्टेंट की तरफ रहेगा। लेकिन अगर मुझे लार्ज कैप्स में से ही एक ढूंढना हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एचसीएल टेक, इसमें आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बिल्कुल पॉजिटिविटी है बट मोमेंटम नहीं है। एचसीएल टेक उस फ्रंट पे थोड़ा सा एक एडवांटेज ले जाता है कि इसमें पॉजिटिविटी के साथ मोमेंटम भी है। मोमेंटम इंडिकेटर इसके जो है पॉजिटिविटी यहाँ से सजेस्ट कर रहे हैं, अपसाइड काफी मुझे लग रहा है यहाँ पे बाकी है। आप लेके चल सकते हैं फ्रेश एंट्री भी इस स्टॉक में, बिकॉज 1110 का जो लेवल था ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको क्रॉस कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री लें। टारगेट आपके लिए होगा 1140 और 1165 का। जो स्टॉप लॉस है इसको आप जो 1100 का राउंड फिगर है यहाँ पे लेके चलें। तो एचसीएल टेक कंपेयर टू अदर्स गिवन द मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। पेज इंडस्ट्रीज का अपडेट आपको दे दें, क्योंकि F&O का शेयर है तो पहले 10% पे इसका सर्किट लॉक हुआ,
15 मिनट का कूल ऑफ टाइम मिला, फिर ये कूल ऑफ होने के बाद फिर से नया खुल गया इसका सर्किट 5% का, और अभी ये करीब 13 से 14% नीचे होगा। यस, 13-14% नीचे, 15 पे फिर लॉक हो जाएगा 15 मिनट के लिए, फिर ये 20% के लिए खुल जाएगा। अगर ऐसा होता रहा तो ये 30% तक भी जा सकता है। हालांकि नहीं जाए ऐसा हम तो उम्मीद करते हैं, बट हाँ फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 13% अभी नीचे आ चुका है, इसके नंबर बेहद ख़राब है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और शेयर है मारुति, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको कहा कि कुछ पक्के शेयर्स आज दिख रहे हैं सीरीज़ की शुरुआत में, क्या उन्हीं के साथ सीरीज़ की शुरुआत की जाए? रिलायंस के बारे में अजय पूछ रहे थे। मेरा दूसरा शेयर है कुछ आपसे मारुति के बारे में। मैं सीरीज़ के अंदर मारुति को प्लस करूँ सर? वैसे मेरा टारगेट 9600 था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैं अपने टारगेट को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। 9800 भी कर दूं क्या? डिम्पी, थोड़ी देर पहले हमने इसको बिल्कुल डिस्कस किया था 9500 के टारगेट के लिए। ये उस लेवल से भी मेरे ख्याल से 30-40 रुपए ऑलरेडी चल चुका है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएट बेसिस पे 9500 के लिए आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। लेकिन जब कर ही रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत क्यों, लेट्स गो ऑल द वे, राइट? आई मीन 10,000 का ही एक लेवल है, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, उसी को आप अपना टारगेट लेके चलें। आई वोंट बी सरप्राइज जिस तरीके का मोमेंटम है, स्टॉक वहां तक जा सकता है। मे बी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल सकती है ऑन द वे, बिकॉज 5 सेशन में 9000 से ये ऑलमोस्ट 9400 तक आया है। बट दोस डिप्स विल आल्सो बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो पोजिशनली लेना चाहें तो मैं कहूंगा 10,000 तक के लिए बिल्कुल इसमें होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो है इसको आप 9000 9100 के जो जोन्स हैं इसके बीच में लेके चलें। तो पोजिशनली भी मारुति यहां से काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, दो शेयर मेरे पास है जिन्होंने 200 दिन की एवरेज की पार की हुई है, और साथ ही एक इंपॉर्टेंट शेयर है डेल्टा कॉप। मैं कल भी इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो रहा है और अच्छा खासा लंबे समय का ब्रेकआउट कर रहा है। संतोष, एक बार चेक करेंगे डेल्टा कॉप। और दूसरा शेयर है मेरे पास टाटा एलेक्सी, ये भी अच्छा आज मोमेंटम दिखा रहा है। इसके बारे में चर्चा कम होती है टाटा एलेक्सी के बारे में आजकल। एक बार इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप। डेल्टा ग्रुप की बात करें तो इसमें ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम देखा जा चुका है, लेकिन अब एक रेजिस्टेंस है इसको 245 के आसपास, वहीं से आज इसमें एक ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आते नजर आ रही है। तो रिस्क है कि शायद ये फिर से 245 के रेजिस्टेंस से स्लिप हो सकता है और स्टॉक वापस 220 तक जा सकता है। तो मैं ये मोमेंटम में इसको चेज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 245 इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दूसरा आपने कहा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की बात करें तो ये स्टॉक डेफिनेटली मुझे अच्छा नजर आ रहा है। स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग क्लासिकल डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया था, ब्रेकआउट भी दे चुका है। फिर पुल बैक के दौरान इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और अब फिर से तेजी के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मुझे 8000 से प्लस के टारगेट नजर आते हैं, तो इस स्टॉक को चेस करना चाहिए। नीचे अब मेरे हिसाब से 7000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 7000 पे सपोर्ट। ये हो गई कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो बाजार के पहले और बाजार खुलने के बाद हमने आपसे बात की जिस पे। लेकिन रिजल्ट सीजन लास्ट फेज में है, अपने नंबर्स आ रहे हैं, स्पेशली रियल एस्टेट स्पेस से बहुत शानदार नंबर्स आ रहे हैं। उनमें से एक नाम है कोल्टे पाटिल। कोल्टे पाटिल 4% ऊपर है, और इस बार अगर आप रिजल्ट्स देखें तो बहुत ही मजबूत रिजल्ट्स और गाइडेंस भी अच्छी है। राहुल तलेले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कोल्टे पाटिल डेवलपर्स के ग्रुप सीईओ हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो आज मैच कर रही है आपके शेयर होल्डर्स की मुस्कान के साथ। क्या शानदार नंबर्स दिए भाई, मज़ा आ गया। अब जो है स्ट्रीट पे लोग कह रहे हैं कि आप करीब 2800-2900 एनुअल सेल्स के रन रेट पे पहुंच गए। क्या फुल ईयर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सेल्स पॉसिबल है? आपके मार्जिन भी बढ़े हैं, उस पर आते हैं, बट पहले आप सेल्स का टॉप लाइन ग्रोथ का टारगेट बताइए। थैंक्स फॉर आपके शो में अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लास्ट 2 साल की बात करें तो कंपनी हैज गॉन, हमने एक ऑर्बिटल चेंज हमने एक्सपीरियंस किया है कंपनी का। 1200 करोड़ के सेल्स से हमने 2200 करोड़ प्लस का सेल्स लास्ट 2 साल में अचीव किया है। इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस है कि एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कस्टमर के रिक्वायरमेंट समझना, पोस्ट कोविड क्या क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, उसके आधार से प्रोडक्ट ऑफर करना। तो इसके रिजल्ट्स, इसके आउटपुट ऐसे रहे हैं कि जो जो हमने प्रोजेक्ट लास्ट 6-8 महीने में लॉन्च किए हैं, 6-8 महीने में ही हमने 50 से 60% इन्वेंट्री हम बेचने में सफल रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। अभी FY24 की बात करें तो FY24 कंपनी के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉन्चेस FY24 में होने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के हमें अप्रूवल्स आ चुके हैं। फाइनल लेग ऑफ अप्रूवल्स में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो रेरा एप्लीकेशन करके ये प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे हम लॉन्च टाइमिंग के आधार पे हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट है कि हम 2800 करोड़ का प्री
नंबर ये साल अचीव कर सकेंगे। और एक रीजन है, लास्ट 2 क्वार्टर से हम कंसिस्टेंटली 700 करोड़ के पार प्री सेल्स नंबर अचीव कर रहे हैं। उसको ही एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो 2800 करोड़ का नंबर आ जाता है। ये बताइए कि एक समय पे जब ये इन्फ्लेशन की मार सबको पड़ रही है, आपने अपने मार्जिन बढ़ाए कैसे? यहाँ मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। हम लोग कैटेगरी आफ्टर कैटेगरी कंपनियों से बात कर रहे हैं। अभिषेक और हम यहाँ बैठे हुए बहुत सारे मैनेजमेंट से, हम मेरे पास आप समझ लीजिए कि ये पूरी लिस्ट रखी हुई है ओवरनाइट जिनके नंबर्स आए। मार्जिन प्रेशर एक सच्चाई है, डबल, और इनके मार्जिन एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या इसका सीक्रेट क्या है भाई? एक तो है कि अपना बेस बढ़ रहा है। बेस बढ़ने के कारण आपके जो कॉर्पोरेट ओवरहेड्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अभी स्केल के वजह से हम लॉन्ग रेंज कंपनी के साथ प्रोक्योरमेंट में लॉन्ग रेंज कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग कंपनी में हो रही है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आधार पे ही हम एमिनिटीज प्रपोज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हमें एक चीज हमने देखनी चाहिए कि रियल एस्टेट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है जब प्रोजेक्ट का पोजीशन दिया जाता है। तो कॉस्ट एंकर हुई है लास्ट 3 साल में, बट अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है ये क्वार्टर में। ऐसे हर एक प्रोजेक्ट के लिए होता है। तो इसलिए ये डायरेक्ट बोलना भी थोड़ा सा रॉन्ग रहेगा कि ये कॉस्ट के आधार पे ये, यानी आज की कॉस्ट और आज के मार्जिन्स, इसका रियल एस्टेट में काफी हद तक एक डीलिंक होता है। आज हम जो कॉस्ट स्पेंड करेंगे वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने जाए 2-3 साल बाद आज से प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे, बट वी आर कॉन्फिडेंट वो प्रोजेक्ट्स में भी हमारे मार्जिन्स इससे बेहतर ही रहने वाले हैं। मार्जिन बेहतर रहने की उम्मीद जता रहे हैं राहुल। एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, लगातार 3 साल से आपने अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाया है और वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे आप इसमें। आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप पुणे में कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज़ में ऑपरेट करते हैं, डिमांड कहाँ से आपकी ड्राइव हो रही है मेजरली अगर हम बात करें तो? इसमें मैं 2 सेगमेंट करूंगा। एक जो 80 से 1 करोड़ की सेगमेंट है, वहां पे एंड यूजर बेस पूना में डिमांड ज्यादा है कि जो लोग पहले एक छोटा स्मार्ट कॉम्पैक्ट होम लेना प्रेफर करते थे, वो लोग अभी एस्पायर टू परचेस अ प्रॉपर्टी क्लोज टू 80 lakhs 1 CR। ये फर्स्ट होम बायर्स है एंड फर्स्ट टाइम बायर्स है। दूसरी कैटेगरी ऐसे है कि जो 1 करोड़ के ऑनवर्ड जो यूनिट्स है, वहां पे काफी अपग्रेड्स देखे जा रहे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी रेसिडेंशियल स्पेस है बट उनको अपग्रेड करने का एस्पिरेशन है। सो ब्लेंड ऑफ फर्स्ट होम बायर्स एंड अपग्रेड्स ये पूना में काफी हद तक हम देख रहे हैं लास्ट 1 साल में। एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें एक्सपेक्टेशंस है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में अक्रॉस सेगमेंट्स हमें रिस्पांस मिला है। हमारी ऑफरिंग 1.5 करोड़ से 4 करोड़ की मुंबई में ऑफरिंग है, तो अक्रॉस सेगमेंट हमें रिस्पांस मिला है। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे स्पेशियस MIG एंड HIG यूनिट्स को ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू अफोर्डेबल यूनिट्स। ठीक है राहुल जी, एक चीज़ बताइए, पोस्ट कोविड के बाद से लेके अब तक ना दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं प्रॉपर्टी के। सभी सेगमेंट ने बिलीव किया है, चाहे वो अफोर्डेबल वाला हो, चाहे वो लग्जरी वाला हो, चाहे वो सदर्न इंडिया वाला हो, चाहे नॉर्दर्न इंडिया वाला हो। दाम इसी स्पीड से और बढ़ेंगे? क्योंकि आप तो सेल्स करते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा। दाम इसी स्पीड से और बढ़ेंगे क्या? दाम हमें एक चीज भी देखनी चाहिए कि लास्ट डिकेड में दाम बढ़े ही नहीं थे। पोस्ट कोविड ही वो दाम बढ़े हैं। हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस भी देखा तो वो भी फिर भी हम लास्ट डिकेड से एक जो 10 साल पहले प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे और आज के प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो काफी बेहतर ही है। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स आज भी बहुत बढ़िया है। लोगों की जो लास्ट 10 साल में जो सैलरी ग्रोथ हुई है उसके अगेंस्ट आज के प्राइसेस, तो अफोर्डेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट है। तो और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि एक नॉमिनल प्राइस राइज होंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शायद अभी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दौर ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ अभी पीपल पोस्ट रेरा अभी उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी है। पीपल आर प्रेफरिंग जो अच्छे ब्रांड्स है, जो टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं। पीपल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल, जिनका ब्रांड लीगेसी है, डिलीवरी कैपेबिलिटीज है, ऐसे डेवलपर को लोग प्रीमियम देंगे एज कंपेयर टू अदर मासेस। तो हमें लगता है कि प्राइसेस तो इतने नहीं बढ़ेंगे जैसे बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट लॉन्ग रेंज आगे आज से 3 से 5 साल में
सर्टेनली देयर विल बी अ पॉजिटिव मूवमेंट प्रॉपर्टी प्राइसेस में देखी जाएंगी और काफी हद तक ये डिमांड सप्लाई से भी मैटर करता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एक्विजिशन से लॉन्च करने तक काफी जेस्टेशन होता है, जो ये क्विकली लॉन्च कर सकते हैं, और ऐसे कोई माइक्रो मार्केट जहां पे ओवर सप्लाई हो सकता है वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, बट ब्लेंड ऑफ डिमांड सप्लाई एंड ब्लेंड ऑफ ब्रांड रिकॉल, ये दोनों का मिक्स रहने वाला है। राहुल जी, आपने जो मार्जिन के जो फिगर जो रिपोर्ट किए हैं ना, और आपने कहा भी कि आप इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, तो मैं अगर इन्वेस्टर के अगर साइड पर जा रहा हूं, जो आपका शेयर जिसने लेके रखा हुआ है, तो मैं खुश हो रहा हूं, लेकिन अगर कंज्यूमर बन रहा हूं तो थोड़ी सी चिंता हो रही है कि आप 22% का मार्जिन एंजॉय कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसी लेवल बने रहेंगे, जो सस्ता घर लेना चाहते हैं वो कहाँ जाएं अब? ये है कि एक मार्जिन्स की बात हुई। दूसरे टाइम जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हम काफी हद तक हमें ये कॉस्ट राइज का काफी हद तक हमने इम्पैक्ट नलीफाई कर लिया है। प्राइस बढ़ा के तो एक पार्ट है, इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी है, सेंटिमेंट्स है, प्राइस बढ़ सकती है, बढ़ा रहे हैं, बट दूसरे साइड में वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की जो कस्टमर की, जो मैंने पहले बताया कि जो कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के एमिनिटीज एंड स्पेसिफिकेशन प्रपोज करने से भी काफी हद तक आप प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। कस्टमर का एक्सपीरियंस कुछ भी चेंज नहीं होता है, बट आपकी कॉस्ट भी कंट्रोल पे होती है। तो कंपनी में R&D डिवीजन है, काफी हद तक लोग उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह चलती है, और काफी हद तक हमारी कॉस्ट भी हम कंट्रोल में रखने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। ये दोनों के कारण से हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा मार्जिन मेंटेन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शेयर होल्डर्स की तरफ से भी मज़ा आ रहा है आपके कमेंट्री देख के कि आपका रन रेट भी जारी रहेगा, मार्जिन भी बढ़े रहेंगे, और 10 साल के बाद अब फसल काट रहे हैं मेहनत की, पेशेंस की, तो क्यों ना हो। शुक्रिया। कोल्टे पाटिल एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं 10 साल से देख रहा हूँ अभिषेक। इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर थे। आपको पता है एक टाइम पे मोनीश पाबराई भी इसके अंदर इन्वेस्टर थे। मुझे पता नहीं वो हैं या चले गए, लेकिन काफ़ी लंबे अवधि तक बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इसमें बैठे हुए हैं। बहुत एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की जाए, ऐसा नहीं कि अपनी ज्योग्राफी से निकल जाए, अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकल के कहीं और हाथ पांव मारे। देखिए, दो तरह के रियल एस्टेट वाले हैं। एक ये रीजनल प्ले है, जहां है आप वहीं डीप जाइए, बढ़िया जाइए धीरे धीरे, और दूसरे लोग हैं जिनकी पैन इंडिया एम्बिशन होती है, तो सबका अपना अलग अलग है, लेकिन स्टॉक अच्छा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बाजार के बारे में बातचीत करते हैं। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंटरडे लेके आइए डॉक्टर साहब। पौन घंटा हो गया बाजारों खुले, कोई बहुत खास कमजोरी की साइन नहीं आ रही है। इनफैक्ट आईटी और रिलायंस से मजबूती मिल रही है, इसलिए आपको 18,400 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 43,580-90 से रिबाउंड करके 43,650 तक पहुंच गया है। आप सुबह हम और अभिषेक बात कर रहे थे कि ये जो 43,500 है बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है, एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वापस आया है। एसबीआई सपोर्ट कर रहा है इसको आज थोड़ा सा। बैंक निफ्टी को एसबीआई की तरफ से सपोर्ट है, निफ्टी को रिलायंस की तरफ से 2% का गेन, दो खेमे थाम के रखे। तो फिर कहाँ से मंदी आएगी? हमारे पैनलिस्ट तो हमारे साथ हैं ही हैं। एक बार रिलायंस से बात कर लें। आज सुबह हमने पूछा था कि ये क्या 2500 इसी सीरीज में मार देगा, उसमें से 40 रुपये तो आज ही हो गया। क्या ये इस हफ्ते 2500 क्रॉस कर सकता है संतोष? यस अजय जी, हमने जैसा डिस्कस किया, इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज 2475 को क्रॉस कर दिया है, तो मुझे लगता है 2500 आज ही शायद देखने को मिल जाए, सरप्राइज नहीं होगा। और 2500 के ऊपर टिक जाता है तो इस सीरीज में हमको शायद रिलायंस से काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और रिलायंस में जो ऊपर के टारगेट आ रहे हैं 2620 रुपए तक के आ रहे हैं, तो रिलायंस में काफी स्ट्रेंथ है। इस सीरीज में शायद रिलायंस या निफ्टी को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्ट की बात करें तो हालांकि काफ़ी दिक्कत वाली बात है, हर ट्रेडर की बस की नहीं होती है फॉलिंग लाइफ को पकड़ना, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 से 2,500 रुपये इंट्राडे पेज इंडस्ट्रीज में भी रिकवरी आई है। पेज इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखें तो जो लोएस्ट पॉइंट है 35,250, आप देखिए ये करीब 15% की तरफ चले ही गया था, अभी 11.5-12 रह गया के बाद से आज इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट है। बताइए क्या बात है, 16 साल। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, 16 साल में ज्यादा, बल्कि आई थिंक 2007 में लिस्ट हुई थी कंपनी है, 2007 तो 7 से 17 10 साल, और 17 से 23 ज्यादा हो गया। उसके बाद 15% कभी नहीं गिरा ये एक दिन में, कभी नहीं। क्या बात है, कितनी रेयर बात है। और अगर आप आज वॉल्यूम भी देखेंगे तो खैर वो होना ही था, वो तो करेक्ट, मतलब 20 डे के एवरेज का ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है, और ट्रेडर के लिए ऑफकोर्स हमने देखा। सुमित एक बार इसको बताएंगे यार चेक करके
अगर मुझे 3500-3600 के आसपास मिला है, थोड़ा मुनाफे में हूँ, या ये बहुत रिस्की ट्रेड है, इसको छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है? देखिए सर, मैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हर कोई सहवाग नहीं होता, हर कोई डेविड नहीं होता। तो अगर आप एक एग्रेसिव प्लेयर हैं तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए, लेकिन सेफ प्लेयर है तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप वेट कीजिए और डिप्स का यहाँ पे इंतजार कीजिए। लेकिन काफी टाइम देखिए 15% स्टॉक जब गिर गया है तो थोड़ा सा दूर रहिए, एक बार उसको थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए और उसके बाद ही उसको आप एडिशन कीजिए। तो अगर डिप्स का मुझे इंतजार है तो मैं करीबन, जो सुबह भी शायद कुछ से डिस्कस हुआ था, तो 40,000 के लेवल्स मैं भी वेट करूंगा। अगर नीचे आ रहा है वहां पे मैं एक्यूमुलेट का सजेशन दूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 38,000। ओके, ठीक है। खैर, इस बीच मार्केट्स तो अच्छा प्ले दिखा रहा है आज फर्स्ट डे ऑफ द जून सीरीज। एक बार आपको इंडिया विक्स भी दिखाते हैं। विक्स टिपिकली फियर यानी कि डर का सूचक है, तो डर थोड़ा और कम हुआ है। एक तो एक्सपायरी निकल गई, आपके मन में ये चल रहा होगा कि एक्सपायरी पे बाजार एक तरफा ना हो जाए, वो ख़त्म हो गया। आज 5% विक्स आपको ये सलामी दे रहा है कि अब आप डेट सीलिंग से भी ज़्यादा मत डरिए। वो भी बहुत बार टीवी स्क्रीन पर डिस्कस हो चुका है, शायद उसका भी ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर कैलकुलेटेड ना हो। हाँ, रियल टर्म से जब आएगा तब आएगा। एक दो शेयर जरा और पकड़ते हैं। अडानी ग्रुप में से क्या कोई अभी ऐसा शेयर बनता है जहाँ पे स्विंग लिए जा सकते हैं क्या? अडानी पावर एक बार मैं चेक करवाता हूँ, इसकी चर्चा काफ़ी कम होती है। अडानी एंटरप्राइज पोर्ट पे हम रुक जाते हैं। अडानी पावर को एक बार आप चेक करेंगे, 261 रुपये का चल रहा है संतोष। ये भी 5% वाली ही कैटेगरी वाला है, लेकिन कई दिनों से उसमें 5% नहीं लग रहा है। तो एक बार आप इसको ज़रा चेक कीजिए। अब तो सेफ प्ले है, निकला भी जा सकता है, अंदर भी आया जा सकता है। डिम्पी, मैं अब अडानी ग्रुप को थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि लोअर लेवल से इनमें बहुत अच्छी रिकवरी आ चुकी है और ये अब कहाँ अटक रहे, जहाँ से इनमें गिरावट शुरू हुई थी। अडानी पोर्ट्स की बात करें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पर अटक रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस भी एक इंपॉर्टेंट 2800 से 3000 के सप्लाई जोन के आसपास अटका है। और अडानी पावर की भी बात करें तो यहाँ पर 270, आप चार्ट देखो, जनवरी में जब स्टार्टिंग से गिरावट हुई थी तो इसमें 270 रुपये के आसपास से ही गिरावट शुरू हुई थी, तो वहाँ जाकर वापस अटक रहे हैं। तो बेटर है इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। लोअर लेवल पर अगर कोई बड़ी गिरावट आएगी तो फिर हम देखेंगे, बट अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक तो शेयर और है, जरा दीपक नाइट्रेट आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये एक्सट्रीम वॉलेटाइल हुआ, परसों तरसों इसमें खबर आई कि 5,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स हो रहा है। सेकंड डे वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब ये थर्ड डे है, मैं इसको स्क्रीन पे लगाया हुआ क्योंकि यहीं से ये बार बार फिसल रहा है। ये वो जो एक ताकत लेके आया था अपने कैपेक्स के साथ में, खुश कि मैं 5,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा हूँ अगले 3 साल में, वो वाला इम्पैक्ट खत्म हो गया क्या चार्ट्स पे? बिल्कुल डिम्पी, वो इम्पैक्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि सेकेंड डे ऑफ निगेशन है, जहां पे स्टॉक लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, अगर आपने अब तक प्रॉफिट नहीं बुक किया हो, तो 2025 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। अगर स्टॉक नीचे स्लाइड होता है और आपने निचले स्तरों पे लिया हो तो एटलीस्ट आप कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे। सो फ्रेश एंट्री तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यू कुछ का, लेकिन